जय हिंद दोस्तों। बायोलॉजी का ब्रह्मास्त्र में आप सभी का स्वागत है। आप जैसा कि जान रहे हैं दोस्तों कि हम एनसीईआरटी का साइंस लेकर चल रहे हैं। महेश कुमार बर्नवाल का वन लाइनर है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और हम प्रत्येक टॉपिक को कहने का मतलब फिजिक्स को जो है 3 सेशन में समाप्त किए हैं, उसका मास्टर वीडियो भी है। केमिस्ट्री को भी समाप्त कर चुके हैं 3 सेशन में। ये है बायोलॉजी, इसको भी हम 3 सेशन में समाप्त कर देंगे। यानी टोटल जो है 9 से 10 दिन का क्लास है दोस्तों, उससे फालतू नहीं। ठीक है, तो कल जो है सेशन लास्ट होगा दोस्तों बायोलॉजी का भी। आज क्लास 8 है, कल क्लास 9 में जो है सेशन को समाप्त कर देंगे। ये एनसीईआरटी 2026 का है दोस्तों, एक वन लाइनर है, लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित है दोस्तों। क्वेश्चन का लेवल बहुत ही अच्छा है, जो एग्जाम में पूछता है उसी टाइप का है। तो आप इसको जरूर से जरूर देखिएगा। और इसका जो है फुल सेट का पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल एबीसी विश्वमन के साथ जरूर ज्वाइन करें। वहां पर बहुत सारे किताब का जो है फुल सेट का प्रैक्टिस मिल जाएगा, जैसे मैं आपको दिखाते हैं दोस्तों। आप जैसा कि देख रहे हैं दोस्तों, ये रुक्मिणी पब्लिकेशन का बीएसएससी सीजीएल 4 के लिए दोस्तों वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 दोनों समाप्त हो चुका है। इसका पीडीएफ मिल जाएगा आपको। यूटेरिया पब्लिकेशन का मिल जाएगा दोस्तों वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2। ठीक है, आपको कौटिल्य जीएस का मिल जाएगा दोस्तों। और फिलहाल हम जो बीपीएससी का भी जो है सेट डालने वाले हैं, यूटेरिया का वॉल्यूम 2, उसका भी सेट हम डाल देंगे। ठीक है, तो आप वहां से बहुत सारे एग्जाम का जो है सेट प्रैक्टिस का लाभ बिल्कुल फ्री में उठा सकते हैं। ठीक है, तो आप जरूर से जरूर देखिएगा। तो आइए दोस्तों, हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की ओर हम लोग चलते हैं, जिसका नाम है पादपों के आकार की। पादपों के आकार की देखिएगा, इसके बारे में चलते हैं। क्या कहता है, पौधों के विभिन्न भागों जैसे जड़, तना, पत्ती, पुष्प, फल, कलिका आदि के स्वरूपों एवं गुणों के अध्ययन को पादप आकार की कहते हैं। ठीक है, अब इसी के बारे में नीचे देखिए दोस्तों कि मतलब जो है अनावृत बीजी और आवृत बीजी पौधे, इसके बारे में कुछ क्वेश्चन आंसर दिया गया है, देखिएगा। कहता अंडाशय विहीन पुष्पोद्भिद क्या कहलाते हैं। अंडाशय विहीन पुष्पोद्भिद जो है नग्न बीजी कहते हैं, नग्न बीजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिसमस वृक्ष किसका उदाहरण है। तो क्रिसमस वृक्ष जो है नग्न बीजी का उदाहरण है, नग्न बीजी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। सबसे छोटा आवृत बीजी पौधा कौन सा है। राइट आंसर होगा लेमना। सबसे छोटा आवृत बीजी पौधा के रूप में लेमना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे कुछ पॉइंट दिया गया है, जैसे अनावृत बीजी एवं आवृत बीजी में अंतर दिया गया है। तो अनावृत बीजी किसको कहते हैं दोस्तों, देखिएगा। कहता है ऐसा पौधे जिसमें बीज का निर्माण होता है परंतु इसके बीज पर आवरण या कवच नहीं होता है, अर्थात अंडाशय का पूर्णतः अभाव होता है, उसे क्या कहते हैं, अनावृत बीजी कहते हैं। आवृत बीजी में देखिएगा दोस्तों, कहता है इस वर्ग में पौधे में बीज सदैव फलों के अंदर बंद रहते हैं, अर्थात अंडाशय पूर्णतः विकसित होता है, इसे क्या कहते हैं, आवृत बीजी कहते हैं। आगे देखिएगा, रेशेदार जड़ तंत्र किन पौधों में पाया जाता है। तो रेशेदार जड़ तंत्र जो है प्रायः एक बीजपत्री पौधों में पाया जाता है, एक बीजपत्री पौधों में। आगे दिया हुआ एक बीजपत्री एवं द्विबीजपत्री पादप में अंतर दिया गया दोस्तों, देखिएगा दोनों में अंतर क्या क्या है। कहता एक बीजपत्री पादप में देख रहे हैं दोस्तों, कहता इसमें बीजों में केवल एक बीजपत्र उपस्थित होते हैं, लेकिन द्विबीजपत्री में द्विबीजपत्र उपस्थित होते हैं बीज में। एक बीजपत्री में इसकी जड़ें प्रायः अधिक विकसित नहीं होती है, लेकिन द्विबीजपत्री के पादप में द्वितीयक वृद्धि पाई जाती है। ठीक है, द्वितीयक वृद्धि इसमें जो है पाई जाती है। आगे देखते हैं, एक बीजपत्री में इनके फूलों के भाग, इनके पुष्पों के भाग 3 या फिर 4 गुणांक में होते हैं, लेकिन द्विबीजपत्री पुष्पों के भाग जो है 4 या फिर 5 गुणांक में होते हैं। इसमें इनके संवहन पुल में कैम्बियम अनुपस्थित होते हैं, इनके संवहन पुल में कैम्बियम अनुपस्थित होते हैं, लेकिन द्विबीजपत्री में संवहन पुल में कैम्बियम उपस्थित होते हैं। अब आगे देखते हैं दोस्तों, आगे देखिए कुछ पौधा दिया गया, इसका जो फूल, फल, तना, ये सभी के बारे में दर्शाया गया है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या कहता है, किस प्रकार के पौधों की जड़ों में द्वितीयक वृद्धि होती है। राइट आंसर होगा द्विबीजपत्री पौधे में, द्विबीजपत्री पौधे के जड़ों में जो है द्वितीयक वृद्धि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पपीता, खजूर, पिस्ता, भांग किस प्रकार के पौधों का उदाहरण है। राइट आंसर होगा एक लिंगाश्रय पौधों को, एक लिंगाश्रयी पौधों के। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलोद्भिद यह सबसे
यह पौधे पूर्णतः जल निगम्न होते हैं। ठीक है। शुष्कोद्भिद में देखते हैं, ऐसे पौधे जो शुष्क स्थानों में उगते हैं उसे शुष्कोद्भिद कहते हैं। मध्यभोद्भिद में देखिएगा दोस्तों, ये गर्म और आर्द्र जलवायु क्षेत्रों में विकसित होते हैं। लवणोद्भिद में देखिएगा, कहते हैं ये पौधे अधिक लवण सांद्रता वाले क्षेत्र में उगते हैं। ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे जड़ के बारे में बताया गया है। कहता है इपिलब्लेमा पौधे के किस भाग से प्राप्त किया जाता है। इपिब्लेमा जो है पौधे के जड़ से प्राप्त करते हैं, पौधे के जड़ से। नेक्स्ट क्वेश्चन, परबल व शकरकंद में परासरण किसके द्वारा होता है। तो परबल और शकरकंद में परासरण जो है जड़ों के द्वारा होता है, जड़ों के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्किड्स में किस प्रकार के जड़ें पाई जाती है। तो आर्किड्स में ऊपरी रोही मूल जड़ें पाई जाती है। ठीक है, आर्किड्स में ऊपरी रोही मूल जड़ें पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्या कहता है, आर्किड्स में नमी अवशोषित करने के लिए किस प्रकार के जड़ी पाई जाती है। राइट आंसर होगा बिलामेन जड़ें। आर्किड में नमी अवशोषित करने के लिए बिलामेन जड़ें पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बरगद की शाखाओं से निकलने वाले जड़ों को क्या कहा जाता है। राइट आंसर होगा स्तंभ मूल। बरगद की शाखाओं से निकलने वाले जड़ों को स्तंभ मूल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जड़ के किस भाग में सर्वाधिक वृद्धि होती है। मूल शीर्ष के ठीक नीचे, जड़ के मूल शीर्ष के ठीक नीचे भाग में सर्वाधिक वृद्धि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पान की लताओं में बनने वाली जड़ें किस प्रकार की होती है। छायादार जड़ें। पान की लताएं में बनने वाले जड़ें जो है छायादार जड़ें होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, करेला में किस प्रकार की जड़ें पाई जाती है। ठीक है, करेला में किस प्रकार की जड़ें पाई जाती है। राइट आंसर होगा मणिकामय जड़ें। करेला में मणिकामय जड़ें पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमरबेल व चंदन में किस प्रकार की जड़ें पाई जाती है। राइट आंसर है चूसक जड़ें। अमरबेल व चंदन में चूसक जड़ें पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंघाड़ा में किस प्रकार के जड़ें पाई जाती है। राइट आंसर होगा स्वांगीकरण जड़ें। ठीक है, सिंघाड़ा में स्वांगीकरण जड़ें पाई जाती है। आगे देखिएगा दोस्तों, आगे जो है पुष्ता जड़ें के बारे में बताया गया है। कहता है जलीय भागों में तने के आधार को विकसित करने वाली ये जड़ें क्षैतिज रूप में होती है, जो एक साथ मूसला जड़ों एवं तनों के आधार से विकसित होती है। ठीक है, उदाहरण के लिए बादाम, पीपल, रबर का पेड़, ये सभी जो है पुष्ता जड़ें का उदाहरण दिया गया है। आगे देखते हैं, किस पौधे को औषधीय भारतीय चिकित्सक कहा जाता है। औषधीय भारतीय चिकित्सक आंवला को कहते हैं। ठीक है, आंवला को। आगे देखते हैं दोस्तों, कुछ तना के बारे में बताया गया है। भूमिगत जो तना होता है उसका उदाहरण दिया गया, जैसे में प्रकंद। तो हल्दी, अदरक, केला, हल्दी, अदरक, केला, ये सभी जो है प्रकंद का उदाहरण है। आलू जो है स्तंभ कंद का उदाहरण है। प्याज और लहसुन जो है सल्क कंद का उदाहरण है। अरबी और जिमी कंद जो है धन कंद का उदाहरण है। अरबी और जिमी कंद क्या है, धन कंद है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों, देखिएगा। कहता अरबी और जिमीकंद किस प्रकार के तने का उदाहरण है। राइट आंसर होगा धन कंद का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्याज किसका परिवर्धित रूप है। तो प्याज जो है तने का परिवर्धित रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागफनी के पौधे में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस भाग के द्वारा संपन्न होती है। राइट आंसर होगा पर्णकाय स्तंभ के द्वारा। नागफनी के पौधे में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो है पर्णकाय स्तंभ के द्वारा संपन्न होती है। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है दोस्तों बीज के बारे में, देखिएगा दोस्तों। कहता है पुष्पित पौधे के बीज किसके बने होते हैं। तो पुष्पित पौधे के बीज जो है भूर्ण खाद्य संग्रह तथा आवरण के बने होते हैं। भूर्ण खाद्य संग्रह तथा आवरण के बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉफी पौधे के किस भाग से प्राप्त होते हैं। तो कॉफी जो है पौधे के बीज से प्राप्त होते हैं। कॉफी पौधे के बीज से प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बीज किसके अभाव में अंकुरित हो सकते हैं। राइट आंसर होगा पर्याप्त प्रकाश के अभाव में। एक बीज जो है पर्याप्त प्रकाश के अभाव में अंकुरित हो जाते हैं। आगे पुष्प के बारे में कुछ पॉइंट दिया गया है दोस्तों, देखिएगा। जैसे अफीम पौधे के किस भाग से प्राप्त किया जाता है। तो अफीम जो है पौधे के पुष्प से प्राप्त करते हैं।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फल किसे कहते हैं? तो फल जो है अपरिपक्व अंडाशय को फल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुष्प के सहायक अंगों के अंतर्गत किस किस को शामिल किया जाता है? राइट आंसर होगा बाह्य दलपुंज एवं दलपुंज को। पुष्प के सहायक अंग के अंतर्गत बाह्य दलपुंज एवं दलपुंज को शामिल किया जाता है। आगे देख रहे हैं दोस्तों, पुष्प के विभिन्न भाग के बारे में बताया गया है, जो कि आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों और इसको ध्यान से देखिएगा और पढ़ लीजिएगा कि कौन सा भाग कहाँ स्थित होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखिएगा। कहता बाह्य दलपुंज एवं दलपुंज को पुष्प के सहायक अंग या फिर अनावश्यक भाग तथा पुमंग जायंग को पुष्प का अनावश्यक भाग कहा जाता है। ठीक है, एक बार फिर से बोलते हैं, बाह्य दलपुंज और दलपुंज को पुष्प के सहायक अंग या फिर अनावश्यक भाग कहते हैं, तब पुमंग और जायंग जो है उसको पुष्प के आवश्यक भाग के रूप में जाना जाता है। ठीक है, पुमंग और जायांग के वास्तविक जनन भाग है। पुमंग पुष्प के नर जनन भाग है, जबकि जायांग जो है मादा जनन भाग है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, धान व गेहूं में किस प्रकार के पुष्प पाए जाते हैं? तो धान और गेहूं में उभयलिंगी पुष्प पाए जाते हैं, उभयलिंगी पुष्प। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पादपों में जनन के बारे में बताया गया दोस्तों। क्या कहता है, राइजोफेरा में किस प्रकार के अंकुरन पाया जाता है? तो राइजोफेरा में सजीव प्रजक अंकुरन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मक्का में किस प्रकार का अंकुरन पाया जाता है? तो मक्का में अंधोभूमिक अंकुरन पाया जाता है, अंधोभूमिक अंकुरन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखिएगा। पौधे में पितृस्थ अंकुरन का क्या अभिप्राय है? राइट आंसर होगा जनक वृक्ष पर लगे हुए फल के भीतर बीजों का अंकुरन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एलोगैमी क्या है? एलोगैमी पर परागन है, एलोगैमी क्या है? पर परागन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मक्का में परागन किसके द्वारा होता है? तो मक्का में परागन जो है वायु के द्वारा होता है। या आगे दिया विभिन्न प्रकार के परागन दिया हो दोस्तों। ठीक है, परागन के प्रकार और इधर परागन दिया हुआ है, जैसे एनीमोफिली परागन में जो परागन होता है वायु के द्वारा होता है। एंटीमोफिली परागन जो होता है कीटों के द्वारा होता है। जूफिली परागन जो है जंतुओं के द्वारा होता है। और नीथोफिली परागन जो है पक्षियों के द्वारा होता है। हाइड्रोफिली परागन जो है जल के द्वारा होता है। ठीक है, माइलकोफिली परागन जो है घोंघा द्वारा होता है। तो ये सही परागन जो है ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, पादपों में परिवहन के बारे में कुछ क्वेश्चन आंसर है, देखिएगा। पादपों में किस संरचना द्वारा जल ऊपर चढ़ता है? राइट आंसर होगा जल जो है जाइलम के द्वारा ऊपर चढ़ता है। सबसे पहले बनने वाला प्राथमिक जाइलम तत्व को क्या कहते हैं? राइट आंसर होगा प्रोटोजाइलम। सबसे पहले बनने वाले प्राथमिक जाइलम तत्व को प्रोटोजाइलम कहते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, पौधों में पोषण के बारे में कुछ क्वेश्चन आंसर है, देखिएगा। कैल्विन चक्र कहाँ संपन्न होता है? कैल्विन चक्र जो है स्ट्रोमा में संपन्न होता है, स्ट्रोमा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण की दर किस प्रकाश में सर्वाधिक होती है? राइट आंसर होगा लाल प्रकाश में। प्रकाश संश्लेषण की दर लाल प्रकाश में अधिकतम होती है तथा हरा प्रकाश में जो है कम होती है। जीवाणुओं द्वारा नाइट्रेट को वायुमंडलीय नाइट्रोजन में परिवर्तन करने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? राइट आंसर होगा विनाइट्रीकरण। ठीक है, विनाइट्रीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों, सौर ऊर्जा किस क्रिया द्वारा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है? राइट आंसर होगा प्रकाश संश्लेषण द्वारा। सौर ऊर्जा प्रकाश संश्लेषण द्वारा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों में वृद्धि रोधक के रूप में कौन से अम्ल हार्मोन कार्य करते हैं? राइट आंसर होगा एबीसिसिक अम्ल व इथाइलिन। ठीक है, एबीसिसिक अम्ल या फिर इथाइलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पादप के किस भाग में होती है? राइट आंसर होगा हरित लवक में। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पादप के हरित लवक भाग में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले दोस्तों, देखिएगा। कहता है कौन सी फसल मृदा को अतिरिक्त नाइट्रोजन प्रदान करती है? राइट आंसर होगा दलहनी फसलें।
दलहनी फसलें जो है मृदा को अतिरिक्त नाइट्रोजन प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्मी कंपोस्ट क्या है? तो वर्मी कंपोस्ट कार्बनिक जैव उर्वरक है। वर्मी कंपोस्ट क्या है? कार्बनिक जैव उर्वरक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखिएगा। कहता है भूमि की उर्वरता को घटाने वाला जीवाणु कौन सा है? राइट आंसर होगा थायोबैसिलस डीनाइट्रिफिकेंस। थायोबैसिलस डीनाइट्रिफिकेंस जो भूमि की उर्वरता घटाने वाला जीवाणु है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी पर प्राप्त कुल प्रकाश की कितना प्रतिशत भाग प्रकाश संश्लेषण हेतु प्रयुक्त होता है? राइट आंसर होगा सामान्यतः 2 से 3%। सामान्यतः 2 से 3%। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कुछ पादप रोग के बारे में क्वेश्चन आंसर है दोस्तों, देखिएगा। फूलगोभी का बीटेल रोग, फूलगोभी का बीटेल रोग जो है किस तत्व की कमी से होता है? राइट आंसर होगा मॉलिब्डेनम की कमी से। फूलगोभी का बीटेल रोग मॉलिब्डेनम की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेव में आंतरिक कार्क रोग किस कमी से होता है? राइट आंसर होगा बोरॉन की कमी से। सेव में आंतरिक कर्क रोग जो है बोरॉन की कमी से होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, पादपों से प्राप्त उत्पाद के बारे में क्वेश्चन आंसर है दोस्तों, देखिएगा। लौंग के तेल का प्रमुख घटक क्या है? लौंग के तेल का प्रमुख घटक यूजीनॉल है, ठीक है, यूजीनॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का प्रमुख धान्य फसल कौन सी है? राइट आंसर होगा चावल, ठीक है, चावल। रेजिन किस प्रकार के पौधे से प्राप्त किया जाता है? तो रेजिन जो है शंकुधारी पौधे से प्राप्त किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों, देखिएगा। बेलोडोना किस पादप से प्राप्त होता है? तो बेलोडोना जो है एट्रोपा बेलाडोना से प्राप्त होते हैं, एट्रोपा बेलाडोना से। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलसी किसका प्रचुर स्रोत है? तो अलसी जो है ओमेगा 3 बसीय अम्ल का प्रचुर स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माचिस की तिलियां किस पौधे की लकड़ी से निर्मित होती है? राइट आंसर होगा देवदार, पॉपुलर, एस्पन की लकड़ी से प्राप्त होता है, यानी निर्मित होता है माचिस की तिलियां। माचिस की तिल्ली जो लकड़ी होता है उसका बारे में कर रहा था दोस्तों। आगे विविध कुछ दिया गया दोस्तों, विविध क्वेश्चन है, देखिएगा। परजीवी पौधे अपने पोषक से किस अंग द्वारा भोजन का अवशोषण करते हैं? राइट आंसर होगा चुस्कांग के द्वारा। परजीवी पौधे अपने पोषक जो है चुस्कांग अंग के द्वारा भोजन का अवशोषण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस समूह के पौधे के जीवन चक्र में 2 स्वतंत्र पीढ़ियां एकांतरण होते हैं? राइट आंसर होगा टेरिडोफाइट्स में, ठीक है, टेरिडोफाइट्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा वनस्पति समूह वायु प्रदूषण के सर्वोत्तम सूचक हैं? राइट आंसर होगा लाइकेन, ठीक है। वायु प्रदूषण के सर्वोत्तम सूचक कौन से है दोस्तों? लाइकेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा मरुद्भिद पौधा उत्तर प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों में पाया जाता है? राइट आंसर होगा एकेसिया, ठीक है, एकेसिया जो है उत्तर प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवाणु में प्रकाश संश्लेषण उच्च पादपों से क्यों भिन्न होता है? जीवाणु में प्रकाश संश्लेषण उच्च पादपों से क्यों भिन्न होता है? राइट आंसर होगा क्योंकि इसमें O2 का निष्कासन नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, विषाणु किसमें वृद्धि करता है? राइट आंसर होगा जीवित कोशिकाओं में। विषाणु जीवित कोशिकाओं में सर्वाधिक वृद्धि करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केचुए एवं जोंक पर नमक छिड़कने पर वह क्यों मर जाते हैं? राइट आंसर होगा परासरण प्रघात के कारण, परासरण प्रघात के कारण। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्या कह रहा देखिएगा। पादपों में बाष्पोत्सर्जन किस अंग के द्वारा होता है? राइट आंसर होगा सभी वायवीय अंग के द्वारा, सभी वायवीय अंगों के द्वारा। सूर्य के प्रकाश की ओर बढ़ते हुए प्रोह का मुड़ना क्या कहलाता है? राइट आंसर होगा सूर्यानुवर्तन कहते हैं। सूर्य के प्रकाश की ओर बढ़ते हुए प्रोह का मुड़ना सूर्यानुवर्तन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्पाइन और आर्कटिक भाग में पाए जाने वाली बर्फ रंगीन क्यों होती है? राइट आंसर होगा होमेटोकॉकस निवेलिस शैवाल के कारण, होमेटोकॉकस निवेलिस शैवाल के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, लाल सागर का लाल रंग किस शैवाल के कारण होता है? तो लाल सागर के लाल रंग जो है ट्राइकोडेरियस एरिथ्रियम शैवाल कारण, ठीक है, ट्राइकोडेरियम एरिथ्रियम शैवाल के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइरिस अगार किससे प्राप्त किया जाता है? आइरिस अगार जो है कोनरस शैलम से, कोनरस शैवाल से प्राप्त होते हैं। आइरिस अगार जो है
कोन्ड्रस शैवाल से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, घटपर्णी पौधे किस कुल के होते हैं? तो घटपर्णी पौधे जो है निपेंथीज कुल के होते हैं, निपेंथीज कुल के। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्धी जनन प्रायः किस प्रकार के पौधों में होता है? राइट आंसर होगा जलोद्भिद पौधों में। वर्धी जनन जो है जलोद्भिद पौधे में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। एक नर युग्मक का अंडकोश से तथा दूसरे द्वितीयक केंद्रक से संयोजन क्या कहलाता है? राइट आंसर होगा दोहरा निषेचन। ठीक है, दोहरा निषेचन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईएमपी पथ किसे कहते हैं? तो ईएमपी पथ जो है ग्लाइकोलिसिस को कहते हैं। ईएमपी पथ ग्लाइकोलिसिस को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आम, बादाम, नारियल किस प्रकार के फल होते हैं? राइट आंसर होगा अदिष्ट फल। आम, बादाम और नारियल जो है अदिष्ट फल होते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अदिष्ट फल ऐसे गूदेदार फल है जिसमें सामान्यतः एक बीज होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधे में अतिरिक्त जल के बिंदु रूप में निकलने की क्रिया क्या कहलाती है? राइट आंसर होगा बिंदु श्रावण कहलाती है। पौधे में अतिरिक्त जल के बिंदु रूप में निकलने की क्रिया को बिंदु श्रावण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका की आकृति बनाए रखने हेतु आवश्यक बल क्या होता है? राइट आंसर होगा स्फीति दाब होता है, स्फीति दाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश फास्फोरिलीकरण प्रक्रिया क्या है? राइट आंसर होगा प्रकाश संश्लेषण के समय एटीपी के निर्माण की प्रक्रिया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दोहरे निषेचन में भाग लेने वाले केंद्रकों की संख्या कितनी होती है? राइट आंसर होगा 5। दोहरे निषेचन में भाग लेने वाले केंद्रकों की संख्या 5 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधे की कौन सी क्रिया वायु शुद्धिकरण के रूप में जानी जाती है? राइट आंसर होगा प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंशिक मूल परजीवी अस्ट्राइगा किन पौधों की जड़ों में पाया जाता है? तो अस्ट्राइगा जो है गन्ना और ज्वार के जड़ों में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परजीवी भोज पदार्थों का अवशोषण पौधे के किस अंग के द्वारा प्राप्त होता है? राइट आंसर होगा हिस्टोरियम के द्वारा। परजीवी भोज पदार्थों का अवशोषण पौधे के जो है हिस्टोरियम अंग के द्वारा प्राप्त होता है। तो आइए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है कंकाल तंत्र। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो मेरे साथ बने रहिएगा, देखिएगा। कंकाल तंत्र, मानव और अन्य कशेरुकी प्राणी में शरीर के अंदर एक कठोर एकीकृत संरचनाएं पाई जाती है। यह अस्थियों, उपास्थियों एवं मांसपेशी से निर्मित होती है। सभी अस्थियां विभिन्न प्रकार के संधि द्वारा एक दूसरे से जुड़ी होती है। जीवों के शरीर के यह आधारीय संरचना कंकाल कहलाती है। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। अस्थियों के अध्ययन को ऑस्टियोलॉजी कहते हैं और उपास्थियों के अध्ययन को कॉन्ड्रोलॉजी कहते हैं। इसको ध्यान रखिए दोस्तों, उपास्थियों के अध्ययन को कॉन्ड्रोलॉजी कहते हैं। ठीक है, कॉन्ड्रोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपांग कंकाल में कुल कितनी अस्थियां होती है? उपांग कंकाल में कुल 126 अस्थियां होती है, 126। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्षीय कंकाल में कुल कितनी अस्थियां पाई जाती है? तो अक्षीय कंकाल में कुल 80 अस्थियां पाई जाती हैं, 80। आगे देखते हैं मानव कंकाल के बारे में कुछ दिया है दोस्तों। ये मतलब यह जो दो तरह के होते हैं, एक अक्षीय कंकाल होते हैं और एक जो है उपांगीय कंकाल। अक्षीय कंकाल में 80 अस्थि होते हैं जबकि उपांगीय कंकाल में 126 अस्थि होते हैं। बाकी इसका जो विभिन्न तरह के प्रकार दिया गया है, इसको आप लोग जो है बढ़िया से देख लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, अक्षीय कंकाल के अंतर्गत जो दिया हुआ है 4 तरह के दिया गया। ठीक है, खोपड़ी, मेरुदंड, पसलियां और उपरोस्थी, ये 4 तरह के दिया गया है। ठीक है, खोपड़ी में 29 हड्डी होता है। अब मेरुदंड में जन्म के समय 33 होता है और वयस्क होने पर 26 होता है। पसली में 24 हड्डी होता है और उरोस्थी में जो है एक हड्डी होता है। उसी तरह उपांगीय कंकाल के बारे में दिया गया दोस्तों। क्या दिया गया? ये 2 तरह के होते हैं, पादों का अस्थियां और एक मेखलाएं। पादों के अस्थियां में 120 अस्थि होते हैं और मेखलाएं में 6 अस्थि होते हैं। ठीक है, आगे दिया हुआ दोस्तों बाह्य कंकाल और अंतः कंकाल में अंतर दिया गया है, देखिएगा। बाह्य कंकाल के बारे में कहता है यह शरीर के बाहरी सतह पर स्थित होते हैं जबकि अंतः कंकाल जो है शरीर के अंदर स्थित होता है। बाह्य कंकाल शरीर के मध्य चर्म तथा बाह्य चर्म से निर्मित होता है। अंतः कंकाल एक मध्य चर्म
से निर्मित होता है। आगे देखते हैं, बाह्य कंकाल मृत ऊतक पाए जाते हैं। बाह्य कंकाल में मृत ऊतक पाए जाते हैं, जबकि अंतः कंकाल में जीवित ऊतक पाए जाते हैं। ठीक है, इसमें पेशी तंतु आंतरिक सतह पर जुड़े हुए होते हैं तथा इसमें पेशी तंतु बाह्य सतह पर जुड़े होते हैं। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, आगे तो फिगर दिया गया है, आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर के आप इसको देख भी सकते हैं दोस्तों बढ़िया से। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अस्थि के बारे में दिया हुआ है, कहता मनुष्य के खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं? तो मनुष्य की खोपड़ी में टोटल 29 अस्थि होते हैं। वयस्क मानव में कितनी अस्थियां होती है? टोटल 206 अस्थि। शिशु अवस्था में लगभग 300 अस्थियां पाई जाती है। बाद में शरीर के विकास के साथ साथ इसमें अनेक अस्थियां परस्पर जुड़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सा है? तो सबसे छोटी हड्डी स्टेपिज है, जो कि कान में पाया जाता है। सबसे छोटी हड्डी स्टेपिज जो कि कान में पाया जाता है। और सबसे लंबी हड्डी जो है फीमर, जो कि जांघ में पाया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों, अस्थियों एवं दांतों के निर्माण हेतु कौन कौन से तत्व आवश्यक है? राइट आंसर होगा कैल्शियम और फास्फोरस। अस्थियों एवं दांतों के निर्माण हेतु कैल्शियम और फास्फोरस तत्व आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव के जीवन कंकाल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? राइट आंसर होगा 20 दांत। 20 दांत जो है 2 बार विकसित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्तनधारियों के अस्थि उपास्थि से क्यों भिन्न होती है? राइट आंसर होगा अस्थियों में हाइबर्सियन नालिकाओं के कारण। अस्थियों में हाइबर्सियन नालिकाओं के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, अस्थि का मैट्रिक्स किस प्रोटीन का बना होता है? अस्थि का मैट्रिक्स जो है ओसी नामक प्रोटीन का बना होता है। ओसी नामक प्रोटीन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, अस्थियों का कितने % भाग ओसी नामक प्रोटीन से बना होता है? राइट आंसर होगा 38% भाग। अस्थि का 38% भाग जो है ओसी नामक प्रोटीन से बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अस्थियों को कठोर बनाने वाले कौन से लवण होते हैं? राइट आंसर होगा कैल्शियम और मैग्नीशियम के फॉस्फेट। अस्थियों के कठोर बनाने वाले कैल्शियम और मैग्नीशियम के फॉस्फेट होते हैं। नीचे कुछ अस्थि दिया गया है दोस्तों, जैसे में कर्ण के अस्थि। कर्ण में 3 तरह के अस्थि होता है दोस्तों, मैलियस होता है, इनकस होता है, स्टेपिस। और तीनों जो है 2-2 के फॉर्म में होता है। ठीक है, यानी 6 गो। कलाई में कॉर्पल्स अस्थि होते हैं, टोटल 16 अस्थि होते हैं। टखना में जो है टॉर्सल अस्थि होते हैं, जिसकी संख्या 19 है। तलवा, ये जो तलवा दिया हो दोस्तों, इसमें मेटाटॉर्सल अस्थि होते हैं, जिसकी संख्या 10 होती है। ऊपरी बाहु में ह्यूमरस होते हैं, जिसकी संख्या 2 होते हैं। अग्र बाहु में रेडियो अल्ना होते हैं, जिसकी संख्या 2 होते हैं। हथेली में जो है मेटाकार्पस अस्थि होते हैं, जिसकी संख्या 10 होती है। अंगुली में जो है फैलेंजेज अस्थियां होते हैं, जिसकी संख्या 28 होती है। इस तरह से अस्थि की संख्या दिया गया है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, मानव शरीर के किस अंग में अस्थियों की संख्या सबसे अधिक होती है? राइट आंसर होगा हाथ में। मानव शरीर के हाथ में अस्थियों की संख्या जो है सबसे अधिक होती है। आगे बढ़ते हैं, बाल्यावस्था में अस्थियों का विकास केंद्र कहाँ पर होता है? राइट आंसर होगा कार्टिलेज में। बाल्यावस्था में अस्थियों का विकास केंद्र जो है कार्टिलेज पर होता है। टिबिया अस्थि शरीर के किस भाग में पाई जाती है? तो टिबिया अस्थि जो है पैर में होता है। ठीक है, घुटने के नीचे के भाग में। आगे बढ़ते हैं, कौन सा विटामिन अस्थियों के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? राइट आंसर होगा विटामिन डी, अस्थियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइक्राइमल अस्थियां शरीर में कहाँ पाई जाती है? तो लाइक्राइमल अस्थियां जो है चेहरा में पाई जाती है। ठीक है, चेहरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में पाए जाने वाले सबसे कठोर संयोजी ऊतक कौन सा है? राइट आंसर होगा अस्थियां। मानव शरीर में पाए जाने वाले सबसे कठोर संयोजी ऊतक अस्थियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मस्तिष्क जिस आवरण के अंदर सुरक्षित रहता है वह क्या कहलाता है? राइट आंसर होगा कपाल। मस्तिष्क जिस आवरण के अंदर सुरक्षित रहता है उसे कपाल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों, मेरुदंड में कुल कितनी जोड़ी अस्थियां पाई जाती है? तो मेरुदंड में टोटल 33 जोड़ी अस्थियां पाई जाती है। ठीक है, 33 जोड़ी। आगे बढ़ते हैं, गर्दन में कितनी अस्थियां पाई जाती है?
तो गर्दन में 7 अस्थियां पाई जाती है। नाखून काटते समय दर्द नहीं होता क्योंकि नाखून मृत कोशिकाओं के द्रव द्वारा बने होते हैं जिसमें रक्त संचरण नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे शरीर के सबसे दृढ़ भाग कौन सा है? राइट आंसर होगा दंत बल्क। हमारे शरीर का सबसे दृढ़ भाग दंत बल्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिवर्धनशील भ्रूण की शुष्कन से कौन रक्षा करता है? राइट आंसर होगा भ्रूणावरण। ठीक है, परिवर्धनशील भ्रूण के शुष्कन से भ्रूणावरण रक्षा करता है। आगे बढ़ते हैं, मानव शरीर की सबसे बड़ी गुहा कौन सी है? मानव शरीर के सबसे बड़ी गुहा कोलम या स्प्लैंकल गुहा है, स्प्लैंक्निक गुहा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्वचा पर चोट लगने के बाद उसका पुनरुद्भवन किसके द्वारा किया जाता है? राइट आंसर होगा घनाकार उपकला के द्वारा। त्वचा पर चोट लगने के बाद इसका पुनर्भवन जो है घनाकार उपकला के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा प्रोटीन त्वचा, बाल, नाखून, सींग और खुर के निर्माण में सहायक होते हैं? राइट आंसर होगा कीरेटिन नामक प्रोटीन। ठीक है, कीरेटिन नामक प्रोटीन। मज्जा गुहा का निर्माण किस प्रकार की कोशिकाएं करती है? राइट आंसर होगा अस्थिभंग कोशिकाएं। मज्जा गुहा का निर्माण जो है अस्थिभंग कोशिकाएं करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इयोसिनोफिलिया नामक रोग किस जीवाणु के कारण होता है? राइट आंसर होगा माइक्रोफाइलेरिया नामक जीवाणु। इयोसिनोफिलिया नामक रोग माइक्रोफाइलेरिया नामक जीवाणु के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त कोशिकाओं के बनने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? राइट आंसर होगा हिमाटोपोएसिस। रक्त कोशिकाओं की बनने की प्रक्रिया को हिमाटोपोएसिस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड्डी के सघनता की जांच किस यंत्र द्वारा की जाती है? तो हड्डी की सघनता की जांच जो है बोन डेंसिटी मीटर के द्वारा करते हैं, बोन डेंसिटी मीटर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बायोप्सी परीक्षण किसमें सहायक होता है? बायोप्सी परीक्षण जो है फेफड़े के कैंसर में सहायक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सैलिस्मा कला में सूजन की अवस्था को क्या कहते हैं? राइट आंसर होगा ब्रोंकाइटिस। सैलिस्मा कला में सूजन की अवस्था को ब्रोंकाइटिस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रोंकोन्यूमा क्या होता है? ब्रोंकोन्यूमा क्या होता है? शिशुओं में होने वाला निमोनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लेनाइड गुहा कहाँ स्थित होती है? तो ग्लेनाइड गुहा जो है अंश मेखला में स्थित होती है, अंश मेखला में। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त में इयोसिनोफिल्स की संख्या में 20% अधिक वृद्धि किस रोग का सूचक है? राइट आंसर होगा इयोसिनोफिलिया का सूचक है, इयोसिनोफिलिया का सूचक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20 फॉस्फेनेट्स नामक औषधि किस अस्थि रोग के उपचार में प्रयोग की जाती है? राइट आंसर होगा अवैस्कुलर निक्रोसिस नामक रोग। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, उपास्थि के बारे में दिया गया है। मानव शरीर के सबसे मजबूत पेशियां किस अंग की होती है? राइट आंसर होगा जबड़ों की। मानव शरीर के सबसे मजबूत पेशियां जबड़ों की होती है। पेशीय संकुचन की इकाई क्या है? राइट आंसर होगा सर्कोमियर। पेशीय संकुचन की इकाई सर्कोमियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेशियों की विकृति से कौन सा रोग हो जाता है? तो पेशियों की विकृति से मायोपैथी नामक रोग होता है। ठीक है, मायोपैथी नामक रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों, देखिएगा, अस्थि संधियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? राइट आंसर होगा ऑर्थोलॉजी कहते हैं। अस्थि संधि के अध्ययन को ऑर्थोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेशी के चारों ओर आवरण क्या कहलाता है? सर्कोलेमा कहते हैं। पेशी के चारों ओर आवरण को सर्कोलेमा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हृदय व फेफड़ा को सुरक्षा किसके द्वारा प्राप्त होती है? राइट आंसर होगा बसीय पिंजर के द्वारा। हृदय व फेफड़ा की सुरक्षा जो है बसीय पिंजर के द्वारा प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किस प्रकार की संधि द्वारा मानव खोपड़ी की अस्थियां परस्पर जुड़ी होती है? राइट आंसर होगा अचल संधि के द्वारा। किस प्रकार के संधि द्वारा मानव खोपड़ी की अस्थियां परस्पर जुड़ी होती है? तो अचल संधि के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अचल संधि में हड्डियां, सिवन,
द्वारा जुड़ी रहती है तथा ये हिलने डुलने में असमर्थ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मनुष्य के कंकाल में कब्जा संधि का एक उत्कृष्ट उदाहरण किन अस्थियों की संधि में मिलता है? राइट आंसर होगा अल्ना एवं ह्यूमरस में, अल्ना एवं ह्यूमरस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंडरा किसको जोड़ती है? तो कंडरा जो है पेशी को अस्थि से जोड़ता है, पेशी को अस्थि से। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्नायु किसको जोड़ता है? तो स्नायु अस्थि को अस्थि से जोड़ता है, स्नायु जो है अस्थि को अस्थि से जोड़ता है। आगे देखिएगा दोस्तों, स्नायु एवं कंडराएं किस प्रकार के ऊतक है? स्नायु एवं कंडराएं जो है संयोजी ऊतक है। ठीक है, शल्य क्रिया में ऑर्थोप्लास्टी का क्या कार्य है? राइट आंसर होगा जोड़ों का प्रतिस्थापन। शल्य क्रिया में ऑर्थोप्लास्टिक कार्य जोड़ों का प्रतिस्थापन। मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े पाए जाते हैं? राइट आंसर होगा 12 जोड़े यानी टोटल 24। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कहता है एक ही दिशा में मोड़ी जा सकने वाली संधियां क्या कहलाती है? राइट आंसर होगा कब्जा संधि। ठीक है, कब्जा संधि। अब नेक्स्ट चैप्टर की ओर हम लोग आते हैं दोस्तों, जिसका नाम है श्वसन तंत्र। देखिएगा, मेरे साथ बने रहिएगा और वीडियो को एक लाइक भी जरूर कीजिएगा। श्वसन के बारे में देखते हैं दोस्तों। कहता है शीत निद्रा के दौरान मेढक किस अंग से श्वसन करता है? राइट आंसर होगा केवल त्वचा से। शीत निद्रा के दौरान मेढक जो है केवल त्वचा से श्वसन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वसन क्रिया के दर का मापन किसके द्वारा किया जाता है? राइट आंसर होगा रेस्पायरोमीटर के द्वारा। श्वसन क्रिया के दर का मापन जो है रेस्पायरोमीटर के द्वारा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वसन क्रिया के अंतर्गत ग्लूकोज के एक अणु से बनने वाला कार्बन डाइऑक्साइड के अणुओं की संख्या कितनी होती है? राइट आंसर होगा 6। ठीक है, 6। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कहता है श्वसन के द्वारा उत्पन्न ऊर्जा का संचय किस रूप में होता है? राइट आंसर होगा एटीपी अणु के रूप में। श्वसन के द्वारा उत्पन्न ऊर्जा का संचय जो है एटीपी अणु के रूप में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वसन में रुधिर का कौन सा घटक ऑक्सीजन का अवशोषण करता है? राइट आंसर होगा लाल रक्त कणिकाएं। ठीक है, श्वसन में रुधिर का आरबीसी जो है ऑक्सीजन का अवशोषण करता है। आगे देखते हैं, ऊंचाई एवं श्वसन के बारे में बताया गया दोस्तों। जब हम अधिक ऊंचाई वाले स्थान पर जाते हैं तो ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ वायु का घनत्व तथा उसमें निहित ऑक्सीजन की मात्रा घटती जाती है। इस कारण रक्त में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिसे हाइपोक्सिया कहा जाता है। ठीक है, ऊंचाई पर रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा को आवश्यकता स्तर पर लाने से शरीर में आरबीसीएस की उत्पादन बढ़ जाता है, जिससे श्वसन दर भी तीव्र हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। कहता है जलीय जीवों में प्रायः श्वसन किस अंग के द्वारा होता है? तो जलीय जीवों में प्रायः श्वसन जो है क्लोम के द्वारा होता है। किसके द्वारा? क्लोम द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लोम अथवा गलफड़े जल में घुली ऑक्सीजन का उपयोग करने में जलीय जीवों की सहायता करते हैं। क्लोम त्वचा से बाहर की ओर निकले होते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, ग्लाइकोलिसिस के बारे में दिया हुआ है। देखिएगा, ग्लाइकोलिसिस प्रक्रिया की खोज एम्डेन, मेयरहॉफ, पार्नस नामक 3 जर्मन वैज्ञानिकों ने किया था। इसीलिए ग्लाइकोलिसिस को ईएमपी पाथवे भी कहते हैं। ठीक है, ईएमपी पाथवे कहते हैं। आगे देखते हैं। कहता है ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया में ग्लूकोज के एक अणु से पायरुविक अम्ल के 2 अणु का निर्माण होता है। इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। यह संपूर्ण प्रक्रिया कोशिका द्रव में संपन्न होती है। आगे देखते हैं दोस्तों। आगे आप देख रहे हैं मानव श्वसन तंत्र का जो है संरचना दिया गया है। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कहाँ कहाँ कौन सा पार्ट स्थित होता है वो सभी के बारे में बताया गया है। देखिएगा, आगे बढ़ते हैं। किस कारण से ऊतक में ऑक्सीहीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन निकलकर ऊतक द्रव में जाती है? राइट आंसर होगा O2 की कमी और CO2 की अधिकता के कारण। O2 की कमी और CO2 की अधिकता के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वसन किस प्रकार की प्रक्रिया है? राइट आंसर होगा अपचायी प्रक्रिया। श्वसन जो है अपचायी प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। किण्वन अर्थात अनोक्सी श्वसन की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? राइट आंसर होगा लुईस पास्चर ने। किण्वन अर्थात अनोक्सी श्वसन की खोज लुईस पास्चर ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वसन क्रिया में वायु के किस घटक की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता है?
राइट आंसर होगा नाइट्रोजन। नाइट्रोजन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वसन के प्रकार देखते हैं दोस्तों। ऑक्सीश्वसन का अंतिम उत्पाद क्या है? ऑक्सीश्वसन का अंतिम उत्पाद कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल। कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनॉक्सीश्वसन का अंतिम उत्पाद क्या है? राइट आंसर होगा पायरोबिक अम्ल, इथेनॉल और लैक्टिक अम्ल। पायरोबिक अम्ल, इथेनॉल और लैक्टिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीश्वसन की क्रिया कोशिका के किस भाग में संपन्न होती है? तो ऑक्सीश्वसन की क्रिया जो है कोशिका के जो है कोशिका द्रव एवं माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। ठीक है, कोशिका द्रव एवं माइटोकॉन्ड्रिया में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अनॉक्सीश्वसन की प्रक्रिया किस में संपन्न होती है? तो कोशिका द्रव में। ध्यान रखिएगा, ऑक्सीश्वसन जो है कोशिका द्रव और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में होता है, जबकि अनॉक्सीश्वसन जो है केवल कोशिका द्रव में संपन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवायवीय श्वसन में पेशी कोशिकाएं ग्लूकोज को किसमें परिवर्तित करके ऊर्जा उत्पादन करती है? राइट आंसर होगा लैक्टिक अम्ल। ठीक है, लैक्टिक अम्ल। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखिएगा, कहता बाह्यो स्वच्छावास में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है? 17%। ठीक है, जो हम लोग श्वास लेते हैं जो बाहर निकलता है उसमें ऑक्सीजन की मात्रा जो है 17% होता है। ग्लाइकोलिसिस क्रिया में ऑक्सीश्वसन तथा अनॉक्सीश्वसन का सामान्य चरण माना जाता है। ठीक है, स्वच्छावास और श्वसन में अंतर दिया गया है दोस्तों। ठीक है, स्वच्छावास और श्वसन में अंतर दिया गया है। ठीक है, कहता यह क्रिया जो है कोशिकाओं से बाहर होती है, जबकि श्वसन जो है कोशिकाओं के भीतर होती है। यह क्रिया एंजाइमों के इस क्रिया में एंजाइम की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन श्वसन क्रिया में एंजाइम की आवश्यकता होती है। ठीक है, इस क्रिया में ऊर्जा के उत्पादन नहीं होती है, लेकिन श्वसन में ऊर्जा के उत्पन्न होता है। स्वच्छोवास में जो है स्वच्छोवास यह केवल जो है भौतिक प्रक्रिया है, जबकि जो है श्वसन एक रासायनिक प्रक्रिया है। स्वच्छोवास जो है इसमें शरीर ऑक्सीजन का अंतर्ग्रहण व CO2 का बहिर्क्षेपण करता है, जबकि इसमें जो है ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है। इसके फलस्वरूप CO2 और ऊर्जा उत्पन्न होती है। आगे देखते हैं दोस्तों, मानव श्वसन तंत्र के बारे में देख रहे हैं। कहता है मानव में श्वसन दर प्रति मिनट लगभग कितनी होती है? तो प्रति मिनट 12 से 15 बार होता है। ठीक है, फेफड़ों में अशुद्ध रक्त कहाँ प्रवेश करता है? राइट आंसर होगा दाएं नीलय से। फेफड़ों में अशुद्ध रक्त जो है दाएं नीलय से प्रवेश करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भोजन निगलते समय श्वसन मार्ग किस अंग द्वारा बंद हो जाता है? राइट आंसर होगा एपिग्लॉटिस के द्वारा। भोजन निगलते समय श्वसन मार्ग जो है एपिग्लॉटिस द्वारा बंद हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फेफड़ों में गैसों का विनिमय किसके द्वारा होता है? राइट आंसर होगा रुधिर के द्वारा। फेफड़ों में गैसों का विनिमय रुधिर के द्वारा होता है। मानव शरीर में श्वसन केंद्र मस्तिष्क के किस भाग में स्थित होता है? राइट आंसर होगा मेंडुला ऑब्लांगेटा और पोन्स के मध्य भाग में। नेक्स्ट क्वेश्चन, फेफड़ों के ऊपर की आवरण को क्या कहते हैं? राइट आंसर होगा प्लूरल कला। फेफड़ों के ऊपर के आवरण को प्लूरल कला कहते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कहता मानव शरीर में सर्वाधिक CO2 का परिवहन किस रूप में होता है? राइट आंसर होगा पोटेशियम एवं सोडियम और पोटेशियम के बाइकार्बोनेट के रूप में। सोडियम और पोटेशियम के बाइकार्बोनेट के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, फेफड़ों तक अशुद्ध रक्त किसके द्वारा पहुंचाया जाता है? राइट आंसर होगा फुफ्फुस धमनी के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फेफड़ों द्वारा शुद्ध किया गया रक्त बाएं अलिंद में किसके द्वारा पहुंचाया जाता है? तो बाएं अलिंद में फुफ्फुस शिरा के द्वारा पहुंचाया जाता है। फुफ्फुस शिरा के द्वारा। आगे देखते हैं दोस्तों, अवायवीय श्वसन में कौन सी प्रक्रिया होती है? तो अवायवीय श्वसन में ग्लाइकोलिसिस नामक प्रक्रिया होती है। फलों की कोशिका भित्ति में कौन सा श्वसन होता है? तो फलों की कोशिका भित्ति में अनॉक्सी श्वसन होता है। ठीक है, अनॉक्सी श्वसन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के मांसपेशी में पायरोबिक अम्ल का परिवर्तन किस अम्ल में हो जाता है? राइट आंसर होगा लैक्टिक अम्ल में। मनुष्य की पेशियों में पायरोबिक अम्ल का परिवर्तन जो है लैक्टिक अम्ल में हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईस्ट कोशिकाओं में पायरोबिक अम्ल का विभाजन किस में होता है? राइट आंसर होगा एथिल अल्कोहल व CO2 में। ईस्ट कोशिकाओं में पायरोबिक अम्ल का विभाजन एथिल अल्कोहल
वह CO2 में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैव ऑक्सीकरण में ऊर्जा किस रूप में मुक्त होती है? राइट आंसर होगा ATP के रूप में। जैव ऑक्सीकरण में ऊर्जा जो है ATP के रूप में मुक्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समान व्यक्ति में हीमोग्लोबिन की औसत मात्रा कितनी होती है? तो समान व्यक्ति में हीमोग्लोबिन की मात्रा 15 ग्राम प्रति 100 मिली रक्त होता है। ठीक है, 15 ग्राम 100 मिली में। आगे देखिएगा, रुधिर में कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन फेफड़ों तक किसके द्वारा होता है? तो रुधिर में CO2 का जो परिवहन होता है हीमोग्लोबिन के द्वारा फेफड़ा तक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लाइकोलिसिस की संपूर्ण क्रिया का संपादन कहाँ होता है? राइट आंसर होगा साइटोप्लाज्म में। ग्लाइकोलिसिस की संपूर्ण क्रिया का संपादन साइटोप्लाज्म में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक NAD अणु का ऑक्सीकरण से कितने ATP अणु निर्मित होते हैं? राइट आंसर होगा 3। एक NAD अणु के ऑक्सीकरण से 3 ATP अणु निर्मित होते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखिएगा, पता है श्वसन गुणांक के मापन किस यंत्र से किया जाता है? श्वसन गुणांक के मापन जो है गैनांग श्वसन मापी यंत्र के द्वारा होता है। गैनांग श्वसन मापी यंत्र के द्वारा श्वसन क्रिया के दौरान ली गई संपूर्ण ऑक्सीजन एवं इस दौरान उत्पन्न हुई कुल CO2 का गैसीय विनिमय अनुपात श्वसन गुणांक कहलाता है। श्वसन मापक यंत्र को रेस्पायरोमीटर कहते हैं। रेस्पायरोमीटर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। पायरोबिक अम्ल के एक अणु से कितने ATP अणु बनते हैं? तो पायरोबिक अम्ल के एक अणु से टोटल 18 ATP अणु बनते हैं। 18 ATP। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा अंग पाचन एवं श्वसन तंत्र दोनों के अंतर्गत आता है? राइट आंसर होगा ग्रसनी। ठीक है, कौन सा अंग पाचन एवं श्वसन तंत्र दोनों के अंतर्गत आता है? तो ग्रसनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फेफड़ों के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कौन सी है? राइट आंसर होगा वायु कोश। फेफड़ों के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई वायु कोश है। आगे बढ़ते हैं, कोशिकीय ईंधन किसे कहते हैं? तब ग्लूकोज को कोशिकीय ईंधन कहते हैं। श्वसन में गैसों का विनिमय किस विधि द्वारा होता है? राइट आंसर होगा विसरण विधि के द्वारा। श्वसन में गैसों का विनिमय विसरण विधि के द्वारा होता है। क्रेब्स चक्र की खोज किसने की थी? राइट आंसर होगा हेंस ए क्रेब ने किया था। हेंस ए क्रेब ने। अशुद्ध रक्त का बैंगनी रंग किस विरंजक के कारण होता है? राइट आंसर होगा ऑक्सीजन रहित हीमोग्लोबिन के कारण। ऑक्सीजन रहित हीमोग्लोबिन के कारण। तो आइए दोस्तों, हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की ओर चलते हैं जिसका नाम है पाचन तंत्र या फिर डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, पाचन तंत्र या फिर डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो मेरे साथ बने रहिएगा। कहता है भोजन का पाचन की संपूर्ण प्रक्रिया कितनी अवस्थाओं से गुजरती है? राइट आंसर होगा 5 अवस्था से। यह 5 अवस्था कौन कौन है दोस्तों? पहला तो भोजन का अंतर्ग्रहण होता है, उसके बाद पाचन की प्रक्रिया आरंभ होता है, अब शोषण होता है, स्वांगीकरण होता है, उसके बाद मल त्याग होता है। इस तरह से टोटल जो है 5 अवस्था है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहता है पाचन तंत्र को 2 भागों में बांटा गया है। एक आहार नाल में बांटा गया है, दूसरा जो है संबंध पाचन ग्रंथिया के रूप में बांटा गया है। तो पहला नंबर की ओर चलते हैं आहार नाल में। ठीक है, देखिए दोस्तों, कहता है किस अंग में प्रोटीन का पूर्ण पाचन होता है? राइट आंसर होगा छोटी आंत में। प्रोटीन का पूर्ण पाचन छोटी आंत में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमाशय की दीवार का पेशीय संकुचन क्या कहलाता है? राइट आंसर होगा क्रमाकुचन। अमाशय की दीवार का पेशीय संकुचन क्रमाकुचन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर के किस संरचना में कृमि रूप परिशेषिका पाई जाती है? राइट आंसर होगा बड़ी आंत में। मानव शरीर के किस संरचना में कृमि रूप परिशेषिका पाई जाती है? तो बड़ी आंत में। पाचन क्रिया के समय आहार नाल में स्टार्च का अंतिम उत्पाद क्या है? तो स्टार्च का अंतिम उत्पाद ग्लूकोज है। ठीक है, ग्लूकोज। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कहता है यकृत जो है मानव शरीर के सबसे बड़ी ग्रंथि है, जबकि दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि अग्नाशय है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहता है ग्रास नली का केंद्र कहाँ स्थित होता है? तो ग्रास नली का केंद्र जो है मेडुला ऑब्लांगेटा में स्थित होता है। मेडुला ऑब्लांगेटा में। आगे देखिएगा, गलसुआ पैरामिक्सो वायरस द्वारा होने वाली बीमारी है जिसमें पैरोटिड ग्रंथि में सूजन, जलन व दर्द होने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों,
अमाशय की भित्ति से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? तो अमाशय की भित्ति से गैस्ट्रीन हार्मोन स्रावित होता है। इंसुलिन हार्मोन का स्राव अग्नाशय में स्थित लैंगरहैस दीपिकाओं की बिट्टा कोशिकाओं द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमाशय में भोजन के जीवाणु को कौन नष्ट करता है? राइट आंसर होगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अमाशय में भोजन के जीवाणु को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है नष्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में पाचन के अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? राइट आंसर होगा छोटी आंत में। मानव शरीर में भोजन के अधिकांश भाग जो है छोटी आंत में संपन्न होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे देख रहे हैं पाचन तंत्र का जो है कुछ फिगर दिया गया है। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों और इसको गौर से 2-3 बार देखिएगा, याद हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहता है अमाशय में किस पदार्थ का पाचन नहीं हो सकता है? राइट आंसर होगा कार्बोहाइड्रेट का। अमाशय में कार्बोहाइड्रेट का पाचन नहीं हो सकता है। ब्रूनर ग्रंथियां कहाँ पाई जाती है? ब्रूनर ग्रंथियां जो है छोटी आंत में पाई जाती है, छोटी आंत में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बोहाइड्रेट का पाचन किस अंग से प्रारंभ होता है? राइट आंसर होगा मुख गुहा से। कार्बोहाइड्रेट का पाचन जो है मुख गुहा से प्रारंभ होता है। आगे बढ़ते हैं, प्रोटीन का पाचन किस अंग से प्रारंभ होता है? राइट आंसर होगा अमाशय से। प्रोटीन का पाचन जो है अमाशय से प्रारंभ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर का लगभग 97% कैल्शियम तथा कैल्शियम फॉस्फेट हड्डियों के रूप में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहता है मानव शरीर के पाचन तंत्र का सबसे लंबा अंग कौन सा है? राइट आंसर होगा छोटी आंत, ठीक है। मानव शरीर के पाचन तंत्र का सबसे लंबा अंग छोटी आंत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मनुष्य में अस्थायी दांत कितने प्रकार के होते हैं? मनुष्य में अस्थायी दांत जो है टोटल 4 प्रकार के होते हैं। मनुष्य में अस्थायी दांत 4 प्रकार के होते हैं, जिसका नाम दिया गया है कृंतक, रदनक, अग्रचर्वनक और चर्वनक। इस तरह से 4 प्रकार के दांत हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखिएगा। कहता है मनुष्य में अस्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है? तो मनुष्य में अस्थायी दांतों की संख्या टोटल 20 होता है। जिह्वा के किस भाग में हमें खट्टा स्वाद का आभास होता है? राइट आंसर होगा पार्श्व भाग में। जिह्वा के पार्श्व भाग में हमें खट्टा स्वाद का अनुभव होता है या फिर आभास होता है। आगे दांत का कुछ फिगर दिया गया दोस्तों, जैसे में आप देख रहे हैं 6, 7, 8 वाला जो नंबर है ये चर्वनक दांत है, ठीक है, यानी चबाने वाला दांत है, ठीक है। अगर चर्वनक के रूप में चौथा और 5वां नंबर का दांत है। यहाँ पर रदनक दांत दिया हुआ दोस्तों 1, 2, 3 वाला, ठीक है। तो इस तरह से जो है ध्यान रखिएगा फिगर को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विटामिन का अवशोषण किस अंग में होता है? विटामिन का अवशोषण अमाशय में होता है। अमाशय में। इंसुलिन का खोज किसने की थी? राइट आंसर होगा फ्रेडरिक बैटिंग चार्ल्स बेस्ट के द्वारा। इंसुलिन का खोज फ्रेडरिक बैटिंग और चार्ल्स बेस्ट के द्वारा खोज किया गया था 1921 में। आगे बढ़ते हैं। कहता मनुष्य के जबड़े में कौन से दांतों को अकल दांत या बुद्धि दांत कहा जाता है? अकल दांत या बुद्धि दांत के रूप में जबड़े के अंतिम चर्वनक दांत को कहते हैं। जबड़े के अंतिम चर्वनक दांत को। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शिशु के जन्म लेने के 6 महीने पश्चात दांत निकलना प्रारंभ होता है। जब जन्म लेता है उसका 6 महीने के बाद दांत निकलना आरंभ हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर के किस अंग में सर्वप्रथम पाचन क्रिया प्रारंभ होता है? तो सर्वप्रथम पाचन क्रिया का प्रारंभ मुख गुहा से होता है, मुख गुहा से। नेक्स्ट क्वेश्चन, पशु प्रोटीन को प्रथम श्रेणी का प्रोटीन क्यों माना जाता है? राइट आंसर होगा क्योंकि यह अनिवार्य अमीनो अम्ल से समृद्ध होता है, क्योंकि यह अनिवार्य अमीनो अम्ल से समृद्ध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके संश्लेषण के लिए अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है? राइट आंसर होगा प्रोटीन के। प्रोटीन के संश्लेषण के लिए अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमाशय में लुगदी के समान भोजन क्या कहलाता है? राइट आंसर होगा काइम। अमाशय में लुगदी के समान भोजन को काइम कहलाता है। छोटी आंत का प्रारंभिक भाग क्या कहलाता है? तो छोटी आंत का प्रारंभिक भाग ग्रहणी कहलाता है, ठीक है। छोटी आंत का प्रारंभिक भाग जो है ग्रहणी कहलाता है। आगे देखते हैं, छोटी आंत में स्रावित होने वाला पाचक हार्मोन दिया गया है, जैसे में सिक्रेटिन, गैस्ट्रिन, कोलिसिस्टोकाइनिन और मोटिलिन,
एंट्रोगेस्ट्रोन, इस तरह का जो है 5 हार्मोन दिया गया है कुछ जो है स्रावित होने वाला। आगे देखते हैं पीत रस की प्रकृति कैसी होती है। तो पीत रस की प्रकृति जो है क्षारीय होती है, क्षारीय प्रकृति का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों, देखिएगा क्या कहता है, मुख गुहा का पिछला भाग क्या कहलाता है। तो मुख गुहा का पिछला भाग जो है फेरिक्स कहलाता है, ठीक है। मुख गुहा का पिछला भाग फेरिंक्स कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं दोस्तों, पाचन ग्रंथि के बारे में आगे बता रहा है दोस्तों, देखिएगा इसी पर क्वेश्चन है। कहता है पीलिया रोग में कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो पीलिया रोग में जो है यकृत प्रभावित होता है। लार किसके पाचन में सहायक होता है। तो लार जो है स्टार्च के पाचन में सहायक होता है, स्टार्च के पाचन में। वसा के पाचन करने वाला लाइपेज नामक एंजाइम किस अंग द्वारा स्रावित होता है। राइट आंसर होगा अग्नाशय। वसा को पाचन करने वाले लाइपेज नामक एंजाइम जो है अग्नाशय के द्वारा स्रावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइपेज द्वारा वसा के जलीय अपघटन के पश्चात क्या प्राप्त होता है। राइट आंसर होगा बसीय अम्ल और ग्लिसरॉल। बसीय अम्ल और ग्लिसरॉल प्राप्त होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कौड मछली के यकृत तेल में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में होता है। राइट आंसर होगा विटामिन ए। कौड मछली के यकृत तेल में विटामिन ए प्रचुर मात्रा में होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, पीत का संचय कहाँ होता है। राइट आंसर होगा पित्ताशय में। पीत का संचय पित्ताशय में होता है। पीत का निर्माण यकृत में होता है। यह वसा को बसीय अम्लों में तोड़कर पाचन में सहायता करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, मानव शरीर में किस अंग से हार्मोन के साथ साथ पाचक एंजाइम का भी स्राव होता है। राइट आंसर होगा अग्नाशय। नेक्स्ट क्वेश्चन, लार का टाइलिन एंजाइम किस माध्यम में क्रियाशील होता है। राइट आंसर होगा हल्के अम्लीय माध्यम में। लार का टाइलिन एंजाइम जो है हल्के अम्लीय माध्यम में क्रियाशील होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लंबे समय तक उपवास रहने का सर्वाधिक प्रभाव शरीर के किस अंग पर पड़ता है। राइट आंसर होगा वृक्क पर। लंबे समय तक उपवास रखने पर सर्वाधिक प्रभाव जो है वृक्क पर पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यकृत में उपस्थित कौन सा पदार्थ मानव शरीर में रक्त को जमने से रोकता है। राइट आंसर होगा हिपैरिन, ठीक है, हिपैरिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर का वह अंग जो ग्लाइकोजेन के रूप में कार्बोहाइड्रेट का भंडारण करता है, क्या कहते हैं, उसे यकृत कहते हैं। मानव शरीर का वह अंग जो ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट का भंडारण करता है उसे यकृत कहते, मतलब यकृत में होता है भंडारण, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लार का पीएच मान कितना होता है। लार का पीएच मान 6 से 7 होता है, ठीक है, जो कि हल्का अम्लीय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लैंगरहैंस दीपिकाएं किस अंग में उपस्थित होती है। राइट आंसर होगा अग्नाशय में। लैंगरहैंस दीपिकाएं अग्नाशय में उपस्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लैंगरहैंस दीप अग्नाशय का एक भाग होता है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट किस रूप में शरीर में संग्रहित होता है। तो कार्बोहाइड्रेट शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित होता है, ग्लाइकोजन के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, किस अंग के द्वारा रक्त से यूरिया पृथक किया जाता है। राइट आंसर होगा वृक्क के द्वारा, ठीक है, वृक्क के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख में स्थित लार ग्रंथियों में कौन सा एंजाइम निकलते हैं। राइट आंसर होगा लाइसोजाइम। मुख में स्थित लार ग्रंथियों से लाइसोजाइम एक है और टाइलिन एंजाइम, ठीक है, लाइसोजाइम और टाइलिन एंजाइम निकलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, कहता है कौन सा पाचक हार्मोन छोटी आंत से स्रावित होता है। राइट आंसर होगा सिक्रेटिन। कौन सा पाचक हार्मोन छोटी हाथ से स्रावित होता है। तो सिक्रेटिन हार्मोन। इंसुलिन में कौन सी धातु उपस्थित होती है। राइट आंसर होगा जस्ता। इंसुलिन में जस्ता उपस्थित होता है। जठर रस में जल की मात्रा कितनी होती है। राइट आंसर होगा 97 से 99%। जठर रस में जल की मात्रा 97 से 99% होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, लाइपेज नामक एंजाइम किसके पाचन में सहायक होता है। राइट आंसर होगा वसा के। लाइपेज नामक एंजाइम वसा के पाचन में सहायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, एमाइलोप्सिन मंड
को किसमें परिवर्तित करता है? राइट आंसर होगा माल्टोज शर्करा में। एमाइलोप्सिन मंड जो है, मंड को माल्टोज शर्करा में परिवर्तित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव मल में दुर्गंध किसके कारण आती है? तो मानव मल में दुर्गंध जो है इंडोल व अस्केटोल अमीनो अम्ल की उपस्थिति के कारण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पाचन तंत्र के किस भाग में कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है? राइट आंसर होगा पीत रस में। पाचन तंत्र के पीत रस में कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जठर रस किन ग्रंथियों से उत्सर्जित होता है? राइट आंसर होगा पाइलोरिक ग्रंथि। जठर रस पाइलोरिक ग्रंथि से उत्सर्जित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। प्लाज्मा प्रोटीन का संश्लेषण किस अंग द्वारा होता है? राइट आंसर होगा यकृत द्वारा। प्लाज्मा प्रोटीन का संश्लेषण यकृत के द्वारा होता है। आगे देखिएगा दोस्तों, प्लाज्मा प्रोटीन के बारे में कुछ पॉइंट दिया गया है। कहता रक्त में उपस्थित सभी प्रोटीन को सामूहिक रूप से प्लाज्मा प्रोटीन कहा जाता है। एल्ब्यूमिन्स, ग्लोब्यूलिन्स तथा फाइब्रोनोजेंस प्रमुख प्लाज्मा प्रोटीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अग्नायसी रस का पीएच मान कितना होता है? राइट आंसर होगा 7.5 से 8.3। अग्नायसी रस का पीएच मान 7.5 से 8.3 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत में कितने प्रतिशत लोग मधुमेह से ग्रसित हैं? राइट आंसर होगा लगभग 6%। भारत में कितने परसेंट लोग जो है मधुमेह से ग्रसित हैं? तो 6%। नेक्स्ट क्वेश्चन, मधुमेह के रोगी की संख्या अधिक होने के कारण भारत को विश्व के मधुमेह राजधानी कहा जाता है। ठीक है, मधुमेह के रोगी की संख्या अधिक होने के कारण भारत को विश्व का मधुमेह राजधानी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य में अधिक शराब पीने एवं हेपाटाइटिस बी या सी के वायरस होने के कौन से रोग होता है? बताइएगा। तो राइट आंसर होगा इस वायरस हेपाटाइटिस बी और सी वायरस से लीवर सिरोसिस नामक रोग होता है। ठीक है, लीवर सिरोसिस नामक रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य में कितने जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है? तो मनुष्य में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्तनधारियों में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? राइट आंसर होगा यकृत। स्तनधारी में सबसे बड़ी ग्रंथि जो है यकृत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मेढक व भेल में कितनी लार ग्रंथियां पाई जाती है? तो मेढक व भेल में एक भी नहीं, यानी 0 लार ग्रंथियां पाई जाती है। ठीक है, 0 लार ग्रंथियां। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। किसको पूर्ण पाचक रस कहते हैं? राइट आंसर होगा अग्नाशय रस को। किसको पूर्ण पाचक रस कहते हैं? तो अग्नाशय को जो है पूर्ण पाचक रस कहते हैं। यूरिया किस अंग में संश्लेषित होता है? राइट आंसर होगा यकृत में। यूरिया यकृत में संश्लेषित होता है। मानव रक्त का श्यानता का क्या कारण है? राइट आंसर होगा रक्त में प्रोटीन का होना। मानव रक्त की श्यानता का कारण रक्त में प्रोटीन का होना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को एथेनॉल में परिवर्तित करने को प्रेरित करता है? राइट आंसर होगा जाइमेज। कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को इथेनॉल में परिवर्तित करने को प्रेरित करता है? जाइमेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टार्च के जल अपघटन से ग्लूकोज बनाने वाला एंजाइम कौन सा है? राइट आंसर होगा एमाइलेज। स्टार्च के जल अपघटन से ग्लूकोज बनाने वाला एंजाइम एमाइलेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लूकागॉन हार्मोन्स का उत्सर्जन किन कोशिकाओं द्वारा होता है? राइट आंसर होगा अल्फा कोशिकाओं द्वारा। ग्लूकागॉन हार्मोन का उत्सर्जन जो है अल्फा कोशिकाओं के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यकृत में बनने वाला प्लाज्मा प्रोटीन कौन सी है? राइट आंसर होगा ग्लोब्यूलिन, ग्लोबुलिन, एल्बुमिन और फाइब्रिनोजन। ये 3 तरह के जो है प्रोटीन बनता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कहता है डेफलोन औषधि का प्रयोग किस रोग के उपचार के लिए किया जाता है? राइट आंसर होगा बवासीर रोग के। डेफलोन औषधि का प्रयोग बवासीर रोग के उपचार के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायस्टेज एंजाइम का स्रोत क्या है? राइट आंसर होगा लार ग्रंथियां। डायस्टेज एंजाइम का स्रोत लार ग्रंथियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से पाचक रस में एंजाइम नहीं पाए जाते परंतु वह पाचन में सहायक होता है? राइट आंसर होगा पीत रस।
ठीक है, पीतरस। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीतरस का संग्रह शरीर के किस भाग में होता है? राइट आंसर होगा पित्ताशय में। पीतरस का संग्रह जो है शरीर के पित्ताशय में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनीमिया को दूर करने वाले पदार्थ शरीर के किस अंग द्वारा उत्सर्जित होते हैं? राइट आंसर होगा यकृत में। एनीमिया को दूर करने वाले पदार्थ शरीर के यकृत अंग द्वारा उत्सर्जित होते हैं, ठीक है, यकृत अंग द्वारा। यकृत को संरचनात्मक रूप से निर्मित करने वाली पालिकाएं एक प्रकार की संयोजी ऊतक क्या कहलाती है? राइट आंसर होगा गिल्सन गिल्सन कैप्सूल ऊतक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यकृत में ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में परिवर्तित करने के लिए प्रोत्साहित करने वाला हार्मोन कौन सा है? राइट आंसर होगा ग्लूकागॉन हार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, यकृत में संश्लेषित व संग्रहित होने वाला प्रोटीन कौन से हैं? राइट आंसर होगा फाइब्रिनोजेन एवं प्रोथ्रोम्बिन हार्मोन। यकृत में संश्लेषित व संग्रहित होने वाला प्रोटीन्स कौन से हैं? तो फाइब्रिनोजेन एवं प्रोथ्रोम्बिन हार्मोन। देखिएगा दोस्तों, कुछ पोषक तत्व की अधिकता से होने वाला रोग के बारे में, जैसे वसा की अधिकता से मोटापा होता है, हाइपर होता है, और कोलेस्ट्रोलमिया नामक रोग होता है। फ्लोरीन की अधिकता से फ्लोरोसिस नामक रोग होता है, और विटामिन की अधिकता से विटामिनोसिस नामक रोग होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे कुछ दिया गया दोस्तों, जैसे में पाचन तंत्र की ग्रंथियों से स्रावित होने वाला एंजाइम और उसके कार्य दिया गया है, ठीक है। तो ज्यादा कुछ याद नहीं रखना दोस्तों, कम से कम जो है कहाँ से स्रावित होता है पता, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और कम से कम जो है जो ग्रंथि है दोस्तों, इससे स्रावित जो हार्मोन होता है वो याद रखिएगा, ठीक है। जैसे लाल ग्रंथि से टाइलिन हार्मोन का स्रावित होता है, ये जो अमाशय है, ठीक है, इसके द्वारा पेप्सिन और रेनिन हार्मोन का स्रावित होता है। अग्नाशय से ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज नामक हार्मोन का स्रावित होता है, और छोटी आंत से जो है इरेप्सिन, माल्टेज, सुक्रेज और लैक्टेज, लाइपेज और इन्वर्टेज, ये सभी हार्मोन स्रावित होता है, ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों, कुछ क्या दिया हुआ है दोस्तों, देख रहे हैं कि पाचन तंत्र से संबंधित रोग दिया हुआ है, ठीक है, रोग है और इसका लक्षण दिया हुआ है। तो आप लोग जो इसको जो है स्क्रीनशॉट ले लिए दोस्तों, इसको थोड़ा सा बता पाना, आप लोग खुद ही अच्छा से पढ़िएगा ने तो विशेष समझ में आप लोग का आएगा, ठीक है। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की ओर चलते हैं दोस्तों, उत्सर्जन तंत्र, ठीक है, उत्सर्जन तंत्र की ओर चलते हैं। देखिएगा दोस्तों, क्या कहता है, मानव शरीर में यूरिया का निर्माण किस अंग में होता है? राइट आंसर होगा यकृत में। मानव शरीर में यूरिया का जो निर्माण होता है यकृत में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्कोहल का निरावीसन के लिए कौन सा अंग उत्तरदायी है? राइट आंसर होगा यकृत। एल्कोहल के निरावीसन के लिए यकृत अंग उत्तरदायी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर में रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? राइट आंसर होगा रक्त अपोहन कहते हैं, ठीक है। मनुष्य के शरीर में रक्त शुद्धिकरण की प्रक्रिया को रक्त अपोहन, जिसे डायलिसिस कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर से उत्सर्जित सर्वाधिक विषाक्त पदार्थ कौन सा है? राइट आंसर होगा अमोनिया, ठीक है। मूत्र की मात्रा को कौन सा हार्मोन नियंत्रित करता है? राइट आंसर होगा एडीएच, एल्डोस्टेरोन हार्मोन, एडीएच जिसे एंटी डाययूरेटिक हार्मोन कहते हैं, एवं एल्डोस्टेरोन हार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य द्वारा एक दिन में उत्सर्जित मूत्र की मात्रा कितनी होती है? राइट आंसर होगा 1.45 लीटर, 1.45 लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी औषधि मूत्र के स्राव को प्रोत्साहित करती है? राइट आंसर होगा डाईयूरेटिक, ठीक है, डाईयूरेटिक औषधि जो है मूत्र के स्राव को प्रोत्साहित करती है। आगे बढ़ते हैं, कहता है बिल्स रोग में कौन सा अंग प्रवाहित होता है? एक मिनट दोस्तों, प्रभावित होता है, बिल्स रोग से जो है कौन सा अंग प्रभावित होता है? राइट आंसर होगा ब्रिक, ठीक है, ब्रिक। ब्रिक में पथरी यूरिक अम्ल, कैल्शियम ऑक्जेलेट तथा कैल्शियम फॉस्फेट के कारण बनती है। जो ब्रिक में पथरी बनता है दोस्तों, आप लोग पथरी जानते होंगे, वह कैल्शियम ऑक्जेलेट और कैल्शियम फॉस्फेट के कारण बनता है, ठीक है। पथरी का इलाज भी होता है दोस्तों, है कि नहीं।
ब्रिक की कार्यात्मक इकाई क्या है? राइट आंसर होगा ब्रिकाणु। ब्रिक की कार्यात्मक इकाई ब्रिकाणु है। नाखून में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो नाखून में कीरेटिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। कीरेटिन नामक प्रोटीन। ब्रिकों के कार्य न करने पर रक्त में रुधिर की मात्रा बढ़ जाती है, इसे क्या कहते हैं? इसे यूरीमिया कहते हैं। ब्रिकों के कार्य न करने पर रक्त में यूरिया की मात्रा बढ़ जाती है, इसे यूरीमिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य में किस प्रकार के उत्सर्जन पाया जाता है? तो मनुष्य में यूरियोटेलिक उत्सर्जन, मनुष्य में यूरियोटेलिक उत्सर्जन पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कहता है शरीर के अतिरिक्त नाइट्रोजन का यूरिया के रूप में उत्सर्जन यूरियोटेलिक उत्सर्जन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरोक्रोम का निर्माण कैसे होता है? राइट आंसर होगा लाल रुधिर कणिकाओं के हीमोग्लोबिन से। ठीक है, यूरोक्रोम का निर्माण लाल रुधिर कणिकाओं के हीमोग्लोबिन से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिक से प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह कितना होता है? राइट आंसर होगा 1 से 1.2 लीटर। ब्रिक से प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह जो है 1 से 1.2 लीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ब्रिक के चारों ओर पाए जाने वाले झिल्लीनुमा आवरण को क्या कहते हैं? राइट आंसर होगा पेरियोटिनियम, पेरिटोनियम। ठीक है, ब्रिक के चारों ओर पाए जाने वाला झिल्लीनुमा आवरण को पेरिटोनियम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। आगे देख रहे थे मनुष्य का उत्सर्जित तंत्र का जो है कुछ फिगर दिया गया है। आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर के आप इसको देख भी सकते हैं दोस्तों। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको थोड़ा सा गहन अध्ययन कर दीजिएगा, बेहतर आप लोग को होगा। ठीक है, हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। कहता है कौन सा रोग वह रोग कौन सा है जो मूत्र के साथ रक्त आता है? वह रोग कौन सा है जिसमें मूत्र के साथ रक्त आता है? तो मूत्र के साथ रक्त आता है उस रोग का नाम है हीमेटूरिया। ठीक है, हीमेटूरिया ये ऐसा रोग है जिसमें मूत्र के साथ रक्त आता है। ठीक है, ब्रिक नालिकाओं के दूरस्थ कुंडलित भाग से मुख्यतः किसका पुनर्अवशोषण होता है? राइट आंसर होगा सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर का संपूर्ण रक्त किसके माध्यम से शुद्ध होता है? राइट आंसर होगा ब्रिक के माध्यम से। शरीर का संपूर्ण रक्त जो है ब्रिक के माध्यम से शुद्ध होता है। गठिया रोग का क्या कारण है? राइट आंसर होगा रक्त में प्रवाहित यूरिक एसिड का सोडियम यूरेट के क्रिस्टलों के रूप में जोड़ने में एकत्रित होना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। ब्रिक का आंतरिक भाग क्या कहलाता है? तो ब्रिक का आंतरिक भाग जो है ब्रिक मज्जा कहलाता है। ब्रिक के आंतरिक भाग ब्रिक मज्जा कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेनले लूप मानव शरीर में कहां पर स्थित होते हैं? राइट आंसर होगा ब्रिक नालिका में। हेनले लूप मानव शरीर में ब्रिक नालिका पर जो है स्थित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरेमिया रोग से पीड़ित व्यक्ति में एक कृत्रिम ब्रिक की आवश्यकता पड़ती है। आगे बढ़ते हैं। रक्त अपोहन के द्वारा किस प्रकार के रोगी का जीवन काल बढ़ाया जा सकता है? राइट आंसर होगा यूरेमिक रोग से पीड़ित रोगी का, यूरेमिक रोग से पीड़ित रोगी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृत्रिम ब्रिक किस सिद्धांत पर कार्य करता है? कृत्रिम ब्रिक जो है डायलिसिस के सिद्धांत पर काम करता है, डायलिसिस के सिद्धांत पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। पसीने का प्रमुख कार्य बाष्पीकरण द्वारा शरीर को ठंडा रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किस चक्र द्वारा यूरिया का निर्माण होता है? तो यूरिया का निर्माण क्रेब्स हेंस लीट चक्र के द्वारा होता है, क्रेब्स हेंस लीट चक्र के द्वारा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मनुष्य के मूत्र द्वारा प्रतिदिन उत्सर्जित होने वाला अमीनो अम्ल की मात्रा कितनी होती है? राइट आंसर होगा 15 ग्राम होता है, लगभग 15 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य का पूर्ण उत्सर्जी अंग कौन सा है? राइट आंसर होगा ब्रिक। ठीक है, मनुष्य का पूर्ण उत्सर्जी अंग ब्रिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेनले पास एक यू आकार का अंग है जो सरीसृपों, पक्षियों एवं स्तनधारियों के ब्रिक के प्रत्येक ब्रिकाणु में मूत्र का संचालन करता है। इसका मुख्य कार्य मूत्र से जल एवं सोडियम क्लोराइड की पुनः प्राप्ति करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शरीर से उपचाई अवशिष्ट निष्कासन की प्रक्रिया को जाना जाता है। राइट आंसर होगा उत्सर्जन। ठीक है, उत्सर्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हेमिकार्डेटा संघ के जीवों में किस अंग द्वारा उत्सर्जित होता है? राइट आंसर होगा कोशिका गुच्छ द्वारा। हेमिकार्डेटा संघ के जीवों में कोशिका गुच्छ अंग के द्वारा उत्सर्जन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मकड़ियों द्वारा उत्सर्जन किया जाने वाला मुख्य पदार्थ कौन सा है? राइट आंसर होगा गुआनिन।
मकड़ियों द्वारा उत्सर्जन किया जाने वाला मुख्य पदार्थ गुआनिन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे आप देख रहे हैं उत्सर्जन तंत्र से संबंधित रोग दिया हुआ है। ठीक है, उत्सर्जन तंत्र से संबंधित कुछ रोग दिया हुआ, जैसे वृक्क, अस्मारी अथवा गुर्दों की पत्थरी। ठीक है, वृक्क की श्रेणी में लगातार खनिज लवण जैसे कैल्शियम ऑक्जेलेट, कैल्शियम फॉस्फेट, यूरिक अम्ल एकत्र होकर पथरी के रूप ले लेता है। ठीक है, 2 नंबर में दिया हुआ है वृक्कपात या फिर गुर्दा निष्क्रियता। वृक्कों में वृक्कपात निम्न 3 कारणों से हो सकता है। ठीक है, तीव्र वृक्क शोथ विष व अल्प दाब, अल्प रक्तदाब। आगे दिया दोस्तों यूरेमिया के बारे में दिया हुआ है। कहता जब शरीर में यूरिया अवशिष्ट उत्पाद एकत्रित होने लगता है तथा वृक्क समान रूप से उत्सर्जन कार्य नहीं कर पाता है तो वृक्क में एक विषाक्तता की स्थिति बन जाती है, जिसे यूरेमिया कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है मूत्र विसर्जन विकार, है ना। ये क्या है दोस्तों? कहता मूत्र विसर्जन विकार आवृत्ति, असंयमिता, नैश, असंयति तथा मूत्र कृच्छ अथवा पेशाब में जलन की दशा में मूत्र विसर्जन की क्रिया पीड़ामय होती है। अगला विकार दिया दोस्तों नेफ्राइटिस। नेफ्राइटिस क्या है? कहता इस रोग का कारक जीवाणु का संक्रमण होता है। पेनिसिलिन का प्रयोग इस रोग में लाभकारी माना जाता है। देखते हैं दोस्तों आगे क्या दिया हुआ है। विभिन्न जंतुओं में उत्सर्जन तंत्र के बारे में दिया गया है। देखिएगा, कहता है हेमिकार्डाटा संघ के जीवों में किस अंग द्वारा उत्सर्जन होता है? राइट आंसर होगा कोशिका गुच्छ द्वारा, कोशिका गुच्छ के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मकड़ियों द्वारा उत्सर्जन किया जाने वाला मुख्य पदार्थ कौन सा है? राइट आंसर होगा गुआनिन। ठीक है, गुआनिन। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की ओर चल रहे हैं दोस्तों, जिसका नाम है तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम। ठीक है, आइए। कहता मानव शरीर की सभी क्रियाएं शरीर के सभी अंगों एवं अंग तंत्रों के पारस्परिक समन्वय पर निर्भर करती है। संपूर्ण शरीर के व्यापक अंगों एवं उपांगों से निर्मित वह जटिल संरचना जो शरीर के विभिन्न अंगों एवं अंग तंत्रों के मध्य समन्वय, सामंजस्य, संतुलन स्थापित करती है। ठीक है, तंत्रिका तंत्र कहलाती है। आगे देखते हैं दोस्तों, कहता केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के बारे में दिया गया है। क्या देखते हैं, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का प्रमुख अंग कौन कौन से है? एक मस्तिष्क दिया हुआ, एक जो है मेरु रज्जु है। देखिएगा, इसी के बारे में कुछ क्वेश्चन होगा दोस्तों। कहता तंत्रिका तंत्र की इकाई क्या कहलाती है, क्या होती है? तो तंत्रिका तंत्र की इकाई न्यूरॉन होती है। ठीक है, न्यूरॉन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मानव शरीर के प्रतिवर्ती क्रिया का नियंत्रण केंद्र कहाँ स्थित होता है? तो प्रतिवर्ती क्रिया का नियंत्रण केंद्र मेड्यूला ऑब्लांगेटा में होता है। ठीक है, मेडुला ऑब्लांगेटा में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौशल प्रेरक कौशल मस्तिष्क के किस भाग के साथ संबंधित है? राइट आंसर होगा ललाट भाग के साथ। प्रेरक कौशल जो है मस्तिष्क के ललाट भाग के साथ संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? राइट आंसर होगा रोम्बियन सिफेलॉन, जिसे पश्च मस्तिष्क भी कहते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, तंत्रिका तंत्र के अध्ययन को तंत्रिका विज्ञान कहा जाता है। तंत्रिका तंत्र के अध्ययन को तंत्रिका विज्ञान कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, मस्तिष्क का कौन सा भाग गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध शरीर का समर्थन करता है? राइट आंसर होगा अंतराली केंद्रक। मस्तिष्क का कौन सा भाग जो है गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध शरीर का समर्थन करता है? राइट आंसर होगा अंतराली केंद्रक। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समान मानव के मस्तिष्क का औसत भार कितना होता है? राइट आंसर होगा 1.36 किलोग्राम या 1.40 किलोग्राम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर में प्रतिवर्ती क्रिया का नियंत्रण एवं समन्वय कौन करता है? राइट आंसर होगा मेरु रज्जु। शरीर में प्रतिवर्ती क्रिया का नियंत्रण और समन्वय मेरु रज्जु करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेरेब्रल पॉल्सी एक मस्तिष्क संबंधी विकार है जो सामान्यतः छोटे बच्चों में पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तंत्रिका तंत्र का विकास सर्वप्रथम किस जीव में माना जाता है? राइट आंसर होगा हाइड्रा में। तंत्रिका तंत्र का जो विकास है हाइड्रा में माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य में मेरुरज्जु तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है? तो मेरुरज्जु तंत्रिकाओं की संख्या 31 जोड़ी होती है। ठीक है, 31 जोड़ी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसमें कुछ फिगर दिया हुआ तंत्रिका कोशिका की, आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर के आप देख सकते हैं कौन कहां पर स्थित है। ठीक है, हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। देखिएगा, मानव शरीर में भूख
तथा तृप्ति मस्तिष्क के किस भाग द्वारा नियंत्रित होता है? राइट आंसर होगा हाइपोथैलेमस द्वारा। मानव शरीर में भूख तथा तृप्ति मस्तिष्क के जो है किस भाग द्वारा नियंत्रित होता है? तो हाइपोथैलेमस द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिलेक्सिया नामक रोग मानव शरीर के किस अंग से संबंधित है? राइट आंसर होगा मस्तिष्क से। डिलेक्सिया नामक रोग जो है मानव शरीर के मस्तिष्क से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर के कार्यों की अस्थिर अवस्था क्या कहलाती है? राइट आंसर होगा समस्थिति। शरीर के कार्य की अस्थिर अवस्था समस्थिति कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर के अन्य सभी अंगों की तुलना में किस अंग को ऑक्सीजन की आवश्यकता सर्वाधिक होती है? राइट आंसर होगा मस्तिष्क को। ठीक है, मस्तिष्क को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, तंत्रिका ऊतक का प्रमुख कार्य क्या है? राइट आंसर होगा उत्तेजनाओं को प्राप्त करना तथा मेरुरज्जु और मस्तिष्क को आवेग भेजना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा तंत्र हमारे शरीर में समन्वय का कार्य करते हैं? राइट आंसर होगा तंत्रिका तंत्र एवं अंतःस्रावी तंत्र। तंत्रिका तंत्र एवं अंतःस्रावी तंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जैविक घड़ी मानव शरीर के किस अंग में स्थित होती है? राइट आंसर होगा हाइपोथैलेमस में। जैविक घड़ी मानव शरीर के हाइपोथैलेमस में स्थित होते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, मेरुरज्जु मस्तिष्क के किस भाग से होकर गुजरती है? तो मेरुरज्जु जो है मस्तिष्क के महारंध्र भाग से होकर गुजरती है, महारंध्र भाग से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, एपिथैलेमस किस ग्रंथियों से निर्मित होता है? एपिथैलेमस जो है पीनियल ग्रंथि एवं दिया हुआ हैबिन्यूला, ठीक है, पीनियल ग्रंथि एवं हैबिन्यूला ग्रंथि से निर्मित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मांसपेशी के रेशों में आवेग संचरण के लिए किस पदार्थ की आवश्यकता होती है? राइट आंसर होगा सोडियम की। मांसपेशी के रेशों में आवेग संचरण के लिए सोडियम की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य का मस्तिष्क कितने भागों में विभाजित होता है? राइट आंसर होगा 3 भागों में। ये 3 भाग कौन कौन से हैं? सेरेब्रम, सेरेबेलम और ब्रेन स्टेम। सेरेब्रम, सेरेबेलम और एक ब्रेन स्टेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूरॉन का बाहर निकला हुआ लंबा भाग क्या कहलाता है? राइट आंसर होगा तंत्रिका कक्ष। न्यूरॉन के बाहर निकला हुआ लंबा भाग को तंत्रिका कक्ष कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुई चुभाने पर किस अंग में पीड़ा का अनुभव नहीं होगा? राइट आंसर होगा मस्तिष्क में। सुई चुभाने पर जो है किस अंग में पीड़ा का अनुभव नहीं होगा? तो मस्तिष्क में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग वृद्धि, स्मृति और तर्क का केंद्र होता है? राइट आंसर होगा सेरिब्रम। ठीक है, मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग वृद्धि, स्मृति और तर्क का केंद्र होता है? सेरिब्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो तंत्रिका कोशिकाओं का मिलना क्या कहलाता है? राइट आंसर होगा सिनेप्स। ठीक है, सिनेप्स। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कहता है प्रतिवर्ती क्रिया की खोज सर्वप्रथम मार्शल हॉल ने की थी। ये क्रियाएं मेरुरज्जु द्वारा नियंत्रित होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, कहता है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक संदेश वाहक का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? राइट आंसर होगा एक्सॉन के द्वारा। एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक संदेश वाहक का कार्य जो है एक्सॉन के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, मस्तिष्क के बाहर चारों ओर पाया जाने वाला आवरण क्या कहलाता है? राइट आंसर होगा मेनिंजेस। मेनिंजेस आवरण। मस्तिष्क के बाहर चारों ओर पाया जाने वाला आवरण क्या कहलाता है? तो मेनिंजेस आवरण। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं दोस्तों, देखिएगा, आगे बढ़ते हैं। कहता अग्रपाली द्वारा किस प्रकार की पेशियों पर नियंत्रण होता है? तो अग्रपाली के द्वारा ऐच्छिक पेशियों पर नियंत्रण होता है, ऐच्छिक पेशियों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर के संतुलन बनाए रखने के लिए मस्तिष्क का कौन सा भाग उत्तरदायी है? राइट आंसर होगा अनुमस्तिष्क। शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए मस्तिष्क का कौन सा भाग उत्तरदायी है? तो राइट आंसर होगा अनुमस्तिष्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, तंत्रिका तंत्र एवं अंतःस्रावी तंत्र का सम्मिलित रूप क्या कहलाता है? राइट आंसर होगा न्यूरो एंडोक्राइन तंत्र। न्यूरो एंडोक्राइन तंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, प्रमस्तिष्क, बलकूट व अनुमस्तिष्क के मध्य तंत्रिकीय योजक की भूमिका का निर्वाह कौन करता है? राइट आंसर होगा पॉन्स या फिर सेतु। पॉन्स या फिर सेतु।
एक वयस्क व्यक्ति में मेरुरज्जु की लंबाई कितनी होती है? राइट आंसर होगा 42 से 45 सेंटीमीटर। एक वयस्क व्यक्ति में मेरुरज्जु की लंबाई 42 से 45 सेंटीमीटर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तंत्रिका तंत्र की क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई क्या होती है? राइट आंसर होगा तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका तंत्र की क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई तंत्रिका कोशिका होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र किससे मिलकर बनता है? राइट आंसर होगा मस्तिष्क एवं मेरुरज्जु से। मस्तिष्क एवं मेरुरज्जु से। नेक्स्ट क्वेश्चन, तंत्रिका तंत्र का नियंत्रण कक्ष किसे कहते हैं? राइट आंसर होगा मस्तिष्क को। तंत्रिका तंत्र के नियंत्रण कक्ष किसे कहते हैं? मस्तिष्क को। नेक्स्ट क्वेश्चन, मस्तिष्क जिन अस्थियों को आवरण में बंद रहता है, मस्तिष्क जिन अस्थियों के आवरण में बंद रहता है उन्हें क्या कहते हैं? तो उसे क्रेनियम कहते हैं। जो मस्तिष्क जो है जिन अस्थियों के आवरण में बंद रहता है उसे क्रेनियम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मस्तिष्क कितनी झिल्लियों से ढका रहता है? तो मस्तिष्क जो है टोटल 3 झिल्ली से ढका रहता है। ये 3 झिल्ली कौन सा दोस्तों देखिएगा, ड्यूरामेटर, अरेक्नाइड, एक है पायामेटर। ड्यूरामेटर, अरेक्नाइड, एक पायामेटर, ये 3 झिल्ली से ढका रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मस्तिष्क के कार्टेक्स में स्थित गड्ढे को क्या कहते हैं? राइट आंसर होगा सल्कस। मस्तिष्क के कार्टेक्स में स्थित गड्ढे को सल्कस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मानव शरीर का कौन सा भाग अल्जाइमर रोग से प्रभावित होता है? राइट आंसर होगा मस्तिष्क। मस्तिष्क का कौन सा भाग अल्जाइमर रोग से प्रभावित होता है? तो मस्तिष्क, ठीक है। मस्तिष्क का सबसे बड़ी आंतरिक परत को क्या कहते हैं? राइट आंसर होगा पायामेटर। मस्तिष्क की सबसे बड़ी आंतरिक परत को क्या कहते हैं? तो पायामेटर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कशेरुकी रज्जु में से कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती है? राइट आंसर होगा 31 जोड़ी। कशेरुकी रज्जु में से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? राइट आंसर होगा 31 जोड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेनिंजाइटिस मनुष्य के मस्तिष्क में होने वाला एक घातक रोग है। इसमें मस्तिष्क की झिल्ली में सूजन आ जाती है, ठीक है। इसमें मस्तिष्क की झिल्ली में क्या आता है? तो सूजन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मस्तिष्क के सबसे पीछे का हिस्सा क्या कहलाता है? राइट आंसर होगा मेड्यूला ऑब्लांगेटा। मस्तिष्क का पीछे का हिस्सा मेड्यूला ऑब्लांगेटा कहते हैं। अच्छा, मेरुरज्जु के 2 प्रमुख कार्य कौन कौन से है वही दिया हुआ है दोस्तों, देखिएगा। तो मस्तिष्क से आने और जाने वाले उद्दीपन का संवहन करना, प्रतिवर्ती क्रियाओं में समन्वय एवं उसका नियंत्रण करना। तो ये दोनों कार्य जो है मेरुरज्जु से, मतलब इसी का जो है 2 प्रमुख कार्य दिया हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कहता है शुद्ध रुधिर वाहिकाओं में कौन सा तंत्रिका तंत्र प्रसार करता है? राइट आंसर होगा पारानुकंपी तंत्रिका तंत्र। शुद्ध रुधिर वाहिकाओं में पारानुकंपी तंत्रिका तंत्र प्रसार करता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे दिया हुआ परिधीय तंत्रिका तंत्र, परिधीय तंत्रिका तंत्र, इसमें क्या कहा गया है? कहता परिधीय तंत्रिका तंत्र किससे मिलकर बनता है? राइट आंसर होगा कपाल व मेरुरज्जु की तंत्रिकाओं से। कपाल व मेरुरज्जु की तंत्रिकाओं से। नेक्स्ट क्वेश्चन, तंत्रिका कोशिकाओं की तंत्रिका कक्ष के चारों ओर किस पदार्थ का आवरण पाया जाता है? राइट आंसर होगा मेलिन का आवरण, ठीक है, मेलिन का आवरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव के जन्म के पश्चात किस अंग में कोशिका विभाजन नहीं होता है? राइट आंसर होगा तंत्रिका कोशिका में, तंत्रिका कोशिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। कहता कोलेटरल तंतु क्या होते हैं? कोलेटरल तंतु क्या होते हैं? तो कहता है किसी एक्सॉन में समकोण पर जुड़ी पार्श्व शाखाएं, किसी एक्सॉन में समकोण पर जुड़ी पार्श्व शाखाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर में तंत्रिका कोशिका की संख्या लगभग कितनी पाई जाती है? राइट आंसर होगा 100 अरब। शरीर में तंत्रिका कोशिका की संख्या लगभग 100 अरब पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीयूष ग्रंथि मस्तिष्क के किस भाग में पाई जाती है? राइट आंसर होगा हाइपोथैलामस में। पीयूष ग्रंथि मस्तिष्क के जो है हाइपोथैलामस में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। कहता है कोशापिंड के कोशिका द्रव में पाए जाने वाले प्रोटीन युक्त रंगीन कण क्या कहलाते हैं? राइट आंसर होगा निस्लस कण।
कोशापिंड के कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाला प्रोटीन युक्त रंगीन कण क्या कहलाते हैं? तो निश्लष कण। ठीक है। तंत्रिका कोशिका की सर्वाधिक संख्या शरीर के किस भाग में होती है? राइट आंसर होगा मस्तिष्क में। तंत्रिका कोशिका की सर्वाधिक संख्या शरीर के किस भाग में होती है? तो मस्तिष्क में होती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दिया हुआ है श्वेत तंत्रिका तंत्र, इसी के बारे में कुछ क्वेश्चन आंसर है, देखिएगा। कहता है ये जो हृदय की धड़कन की गति है किसके द्वारा बढ़ती है? तो हृदय की धड़कन की गति जो है अनुकंपी तंत्रिका तंत्र के द्वारा बढ़ता है, अनुकंपी तंत्रिका तंत्र के द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कम नींद आने के लिए किस चिकित्सा शब्दावली का प्रयोग किया जाता है? राइट आंसर होगा अनिद्रा का। कम नींद आने के लिए किस चिकित्सा शब्दावली का प्रयोग किया जाता है? राइट आंसर होगा अनिद्रा का। नेक्स्ट क्वेश्चन, भोजन ग्रहण के पश्चात आहार नाल की तरंग गति और इसकी दीवार की ग्रंथियों के स्रावन का उत्तेजन किस तंत्र द्वारा होता है? राइट आंसर होगा पारानुकंपी तंत्रिका तंत्र द्वारा, पारानुकंपी तंत्रिका तंत्र द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो मनुष्य यह नहीं समझ पाता कि कब उसे भोजन करना रोक देना चाहिए, वह किस रोग से पीड़ित है? ठीक है। तो उस रोग का नाम है बुलिमिया। ठीक है। जो बुलिमिया रोग से पीड़ित होता है उसको पता नहीं होता है कि हमें कितना पेट भरा है और कब खाने के लिए रोकना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तंत्रिका हार्मोन कौन सा होता है? राइट आंसर होगा एसिटिकोलिन हार्मोन, एसिटिकोलिन हार्मोन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तंत्रिका तंत्र के क्रियात्मक विभव का मान कितना होता है? राइट आंसर होगा +15 से +20 MV। तंत्रिका तंत्र की क्रियात्मक विभव का मान +15 से +20 MV होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं दोस्तों। कहता खतरे या खतरे का आभास होने पर अनुकंपी तंत्र द्वारा किस पदार्थ का स्रावन प्रारंभ हो जाता है? तो राइट आंसर होगा नॉरएपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तंत्रिका तंतुओं में सूचना प्रसारण की दर कितनी होती है? राइट आंसर होगा 130 से 200 मीटर पर सेकेंड, 130 से 200 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने चेतना प्रेरणाओं और इसके रासायनिक स्वरूप का पता लगाया था? राइट आंसर होगा हॉजकिन व हेक्सले ने, हॉजकिन या फिर हेक्सले ने। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है श्वेत तंत्रिका की अवधारणा लैंगली ने 1921 ईस्वी में प्रतिपादित किया था। ठीक है। श्वेत तंत्रिका की अवधारणा लैंगली ने 1921 में प्रतिपादित किया था। चेतना प्रेरणाओं का प्रसारण किस प्रकार की क्रिया है? राइट आंसर होगा विद्युत जैव रासायनिक प्रक्रिया। चेतना प्रेरणाओं का प्रसारण जो है विद्युत जैव रासायनिक प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार की कोशिकाओं में जनन नहीं होता है? राइट आंसर होगा न्यूरॉन में। किस प्रकार की कोशिकाओं में जनन नहीं होता है? तो न्यूरॉन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त का थक्का बनने में कौन सा तंत्रिका तंत्र सहयोग करता है? राइट आंसर होगा अनुकंपी तंत्रिका तंत्र। रक्त की थक्का बनने में कौन सी तंत्रिका तंत्र सहयोग करता है? तो अनुकंपी तंत्रिका तंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल दोस्तों। कहता है श्वेत तंत्रिका तंत्र किन तंत्रों से मिलकर बनता है? राइट आंसर होगा अनुकंपी तंत्रिका तंत्र तथा पारानुकंपी तंत्रिका तंत्र। ठीक है। श्वेत तंत्रिका तंत्र किन तंत्रों से मिलकर बनता है? राइट आंसर होगा अनुकंपी तंत्रिका तंत्र और पारानुकंपी तंत्रिका तंत्र से। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य में कपालीय तंत्रिकाओं की संख्या 12 जोड़ी होती है। ठीक है। कपालीय तंत्रिका की संख्या जो होता है 12 जोड़ी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरकेंजे की कोशिकीय क्या कहलाती है? तो उसे मध्यस्थ कोशिकाएं कहते हैं। पुरकेंजे की कोशिकाएं जो है मध्यस्थ कोशिकाएं कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों, देखिएगा। आगे कुछ दिया गया है दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं। ठीक है। कुछ महत्वपूर्ण चिकित्सीय उपकरण एवं उसका उपयोग दिया गया है। ठीक है। देखिएगा, जैसे CT स्कैन, इसका उपयोग क्या है? तो शरीर में असामान्यताओं के पता लगाने के लिए। ठीक है। शरीर में जो असामान्यता है उसको पता लगाने के लिए CT स्कैन का प्रयोग करते हैं। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, इसका प्रयोग
हृदय में विकार को पता लगाने में, ठीक है, हृदय में विकार का पता लगाने में इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम का प्रयोग करते हैं। ऑटो एनालाइजर, इसका प्रयोग जैव रासायनिक तत्वों की जांच में होता है, जैव रासायनिक तत्वों की जांच में। पेस मेकर, इसका प्रयोग दिया हुआ है कि हृदय गति नियंत्रित करने में, हृदय गति को नियंत्रित करने में पेस मेकर का प्रयोग करते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कहता अग्र मस्तिष्क जो है, मस्तिष्क के कुल भाग का कितना भाग होता है? तो अग्र मस्तिष्क, मस्तिष्क के कुल भाग का 2/3 भाग होता है, ठीक है, 2/3 भाग। आगे देखते हैं दोस्तों, विभिन्न चिकित्सा उपकरण के बारे में दिया गया दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, ठीक है, शायद आपको दिखाई पड़ा दोस्तों, जैसे में ईसीजी, ठीक है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है? तो इसका उपयोग दिया हुआ हृदय के संकुचन व प्रसार के समय उसमें उत्पन्न विद्युत वाहक बल को मापने, विद्युत वाहक बल को मापने तथा हृदय में किसी अन्य प्रकार के विकार को पता लगाने तथा हृदय की विकार को पता लगाने में करते हैं, ठीक है, हृदय के विकार को पता लगाने में। आगे दिया हुआ डबल ईजी मतलब इलेक्ट्रोइंसफेलोग्राम, इसका प्रयोग कहाँ दोस्तों? इसका प्रयोग जो है मस्तिष्क में होने वाले विद्युत क्रियाओं को निरूपित करने और मस्तिष्क संबंधी बीमारियों को निरूपण करने में होता है, ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों, ऑटो एनालाइजर, इसका प्रयोग कहाँ होता है? तो इसका प्रयोग जो है विभिन्न जैव रासायनिक तत्वों जैसे ग्लूकोज, यूरिया, कोलेस्ट्रॉल आदि की जांच करने में होता है, ठीक है। आगे दिया हुआ सीटी स्कैन, इसका प्रयोग जो है, इसका प्रयोग तथा संपूर्ण शरीर के किसी भाग में असामान्यता या विकृति को पता लगाने में होता है, ठीक है, शरीर के संपूर्ण शरीर के विभिन्न भाग में असामान्यता या फिर विकृति को पता लगाने में इसका प्रयोग करते हैं। आगे देखते हैं, कंप्यूटेड टोनोग्राफिक, कंप्यूटेड टोनोग्राफिक, इसका प्रयोग जो है तथा शरीर के किसी अंग का एक्सरे लेकर कंप्यूटर से विश्लेषण हेतु है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेस मेकर, इसका प्रयोग जो है, इसका प्रयोग करता हृदय की गति कम करने पर उसे सामान्य अवस्था में लाने हेतु इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है सेशन को एंड करते हैं दोस्तों, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आए दोस्तों तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, हमारे चैनल से जरूर जुड़े दोस्तों, देखिए रिजल्ट आपको होकर रहेगा, ठीक है। इसके बाद हम अगले सेशन में आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।